अगर राष्ट्रीय राइफल्स नहीं होती 90s में तो आज हिंदुस्तान में कश्मीर नहीं होता। कभी ऐसा हुआ है कि किसी टेररिस्ट को आप लोगों ने घेर लिया हो और फिर उसने माफ़ी मांगी हो और फिर आप लोगों ने उसे छोड़ दिया हो? हम सिर्फ उसकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर तूने गलत किया है, माफ़ी मांगनी है तो तुझे वहाँ भेज देते हैं, तो माफ़ी मांग लेना। सो भगवान के पास भेज दो, भगवान माफ़ करेगा। नहीं, वो भगवान के पास नहीं जाते वो। अच्छा ठीक है। सर एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की, लक्ष्य। आपने उसमें भी कोई रोल प्ले किया था? तो ड्रिल उस्ताद आए, उन्होंने ऐसे बेल्ट पकड़ी मेरी कमर पे, ऐसे जोर से हिलाया। उसके बाद बोले, ऋतिक रोशन अंदर से निकल गया या और हिलाऊं? गोली मारने से पहले आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है किसी से? देखिए, राष्ट्रीय राइफल्स की राइफल दिखाने के लिए नहीं होती। जब हम ऑपरेशन में जाते हैं, हमारे सामने टेररिस्ट होता है, हम सीधा ठोक देते हैं। फालतू बकवास। लोकल्स को आप लोग कैसे हैंडल करते थे? उन सब ने अपने कपड़े उठाए ऐसे ऊपर और मुंह ढक लिया, और उसके बाद वहाँ नारे लगाने लगे कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिदों से बनाएंगे। ओह, मैंने कहा, देख, तेरे को जो नौटंकी करनी है ना, मेरे एरिया में नहीं चाहिए, वरना तू नौटंकी अभी करेगा, तुझे आज़ादी मिलेगी नहीं पता नहीं, पर रात को मैं तेरे में आज़ादी बहुत सारी डाल दूंगी। अगर युद्ध की स्थिति बनती है, वॉर होती है, आपकी ज़रूरत पड़ती है सेना को, तो क्या ऑप्शन होता है वापस जाने का? सोल्जर होने का क्या फ़ायदा कि अगर मैं अपने देश के लिए फिर से हथियार नहीं उठा पाऊँ। भूले थोड़ी हैं हथियार चलाना, अच्छे से याद। आप देखते हैं कि दिल्ली में कोई भी कुछ भी बोल सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर एक बूढ़ा स्टूडेंट खड़ा होता है और वो बोलता है हमारी आर्मी वहाँ पे लोगों के साथ गलत काम करती है। सब कुछ देखने के बाद जब कोई ऐसे बोलता है ना, मन करता है उसको ना एक झापड़ मारूं खींच के। जय हिंद दोस्तों, आप देख रहे हैं द रौनक पॉडकास्ट। आज के हमारे गेस्ट हैं इंडियन आर्मी के एक जाबाज योद्धा मेजर LS चौधरी। एनडीए क्लियर करके IMA से होकर डोगरा रेजिमेंट को इन्होंने ज्वाइन किया, कश्मीर गए, इंडियन आर्मी की शान राष्ट्रीय राइफल्स का हिस्सा बने। सर ने न सिर्फ आतंकियों की गोलियां झेली बल्कि ग्रेनेड अटैक्स और IED ब्लास्ट जैसे खतरों का भी डटकर सामना किया। कश्मीर और वहां की जमीनी सच्चाई को इन्होंने नजदीक से देखा, समझा और जिया है। आज के इस एपिसोड में हमने बात की है कश्मीर की ग्राउंड रियलिटीज, टेररिज्म के खिलाफ असली लड़ाई, और यह भी जानने की कोशिश की है कि एक सोल्जर की जिंदगी आखिर होती कैसी है, उस सोल्जर की जिंदगी जब हर कदम पर उसे मौत का सामना करना पड़े। तो इस पॉडकास्ट को जरूर देखिएगा, सीखने लायक बहुत सारी बातें हैं। प्लीज वेलकम मेजर LS चौधरी। जय हिंद सर। जय हिंद। TRP में स्वागत है आपका। बहुत अच्छा लग रहा है आपको सामने देखकर। आपको देख के भी बहुत अच्छा लग रहा है रौनक। बहुत सारे सवाल हैं सर। देश एक ऐसे दोराहे पर खड़ा है जहां पर एक तरफ गुस्सा भी है, दूसरी तरफ बदला भी लेना है, तीसरी तरफ परमानेंट सोल्यूशन क्या है टेररिज्म का, इसके ऊपर भी चर्चा हो रही है। सो इन सारे मुद्दों पर बात करेंगे। पहलगाम का अटैक, उस एरिया से आप वाकिफ़ हैं, आपने वहाँ पर सर्व भी किया है, कैसे देखते हैं उस टेरिटरी को, प्लीज़ बताइए। सबसे पहले तो जो आपने सेंटिमेंट्स की बात कही, एब्सोल्युटली सेंटिमेंट्स ट्रिगर हो रहे हैं, इमोशनल ट्रिगर हो रहा है, क्योंकि जिस तरह का ये एक्शन हुआ है, दिस इज समथिंग वेरी हीनियस, बहुत गंदा। लोग वहाँ पे अपनी बिजी लाइफ्स में से थोड़ा सा टाइम चोरी करके, कैसे कैसे उन्होंने टाइम अपना चोरी करके गए होंगे और उस जगह पहुंचे जिसको सबसे ज़्यादा पॉपुलर स्पॉट माना जाता है कश्मीर वैली के अंदर, उस जगह को जिसको मिनी स्विट्जरलैंड कहते हैं। वहाँ वो अपने टाइम बिताने, अपने कुछ बोलते हैं ना कि सुकून के पल के लिए गए थे, और वहाँ पे आपके साथ इतना बड़ा हादसा हो जाता है। वहाँ पे कुछ ये टेररिस्ट आते हैं, आके किसी औरत का हस्बैंड उसके सामने मार दिया जाता है, किसी बच्चे का पिता उसके सामने मार दिया जाता है। इससे गंदा क्राइम और कुछ नहीं हो सकता। और उसके ऊपर उनको ये बोल के कि तू कलमा पढ़ के बता तू मुसलमान है कि नहीं, तू पैंट उतार के बता तू मुसलमान है कि नहीं, इससे ज़्यादा गंदा क्या कर सकते हो। और ये वहाँ पे होता है तो खून खौलना, गुस्सा आना, मुझे लगता है बिल्कुल नेचुरल है। बट हैविंग सेड दैट, अब मैं एक सिटीजन से एक आर्मी ऑफिसर वाले रोल में जब अपने आप को स्विच करता हूँ, तो थोड़ा सा पर्सपेक्टिव चेंज होता है। वो चेंज ये होता है, अब मैं वहाँ का उस एनालिसिस पे आ जाता हूँ कि व्हाट एक्चुअली वुड हैव हैपेंड। ठीक है, असली तो देखो वो बताएंगे जो वहाँ ग्राउंड पे हैं। सही बात है। मैं हूँ या मेरे जैसा कोई भी जो मीडिया पे बात कर रहा है, हम आज की डेट में वहाँ नहीं है। हम उनका मॉडस ऑपरेंडाई समझते हैं, हम उनकी टैक्टिक समझते हैं, उसके बेसिस पे हम एक कैलकुलेशन, एक एनालिसिस आपको देते हैं कि टेररिस्ट ने क्या किया क्या होगा। किया होगा, ठीक है, कैसे किया होगा। तो सबसे पहले तो वो जो जगह है, सो आप देखो पहलगाम, सबसे फेमस तो अमरनाथ यात्रा का रूट है वहाँ से। ठीक है। तो आप जब चंदनवाड़ी की तरफ जाते हो तो ये पहलगाम से ही होके आप निकलते हो और वहीं पे ये बैसारन वैली पड़ती है, राइट। तो एक तो बहुत पॉपुलर जगह है ये। अब वहाँ पे क्या है, पूरा थिक फॉरेस्टेशन है। वहीं से नीचे आप थोड़ा सा आओगे तो त्राल में आ जाओगे, पूरा फॉरेस्ट कवर है। और त्राल बहुत इनफेमस रहा है। एक्चुअली त्राल के लिए कुछ लोग कहते थे कि त्राल एक ऐसी जगह है जहाँ हर घर से एक फौजी है और हर घर से एक टेररिस्ट है। ओके। तो त्राल और वहाँ का जो ज्योग्राफी है, टफ टरेन एंड थिक जंगल्स,
तो आपको कवर वगैरह बड़ा इजीली मिल जाता है, तो टेररिस्ट ऐसी जगह ढूंढते हैं। ठीक है। तो टेररिस्ट ने ये बड़ा स्ट्रेटेजिकली सोचा और समझा। तो अब यहाँ पे दूसरा आप ये भी देखो ना, इसकी टाइमिंग क्या है। ठीक है। भाई 2 महीने बाद अमरनाथ यात्रा आनी है, इन्फ्लक्स आएगा। अभी उनका टूरिस्ट सीजन शुरू हुआ कश्मीरी लोकल का। अब कश्मीरी जो कैनन फॉडर जिसको बोलते हैं कि वो बच्चे जिनको आप इजीली टेररिस्ट बना पाओ, वो मिल नहीं रहे। पैसा बहुत आ रहा है। पिछली साल अनप्रेसिडेंटेड टूरिस्ट गया है, ठीक है। और सारा डोमेस्टिक टूरिस्ट है, राइट, इंडिया से, बाकी स्टेट से गया हुआ है। तो डोमेस्टिक टूरिज्म आ रहा है जिसमें ज़्यादातर अगेन हिंदूज हैं। तो क्रिएट समथिंग कि उनकी दाल रोटी बंद हो, कश्मीरियों की दाल रोटी बंद होगी तो फिर से कैनन फॉडर मिलेगा, टेररिस्ट मिलेंगे, और ये सेंटीमेंट को प्रोवोक करो। ठीक है। तो ये सब बड़ा फिल्मी स्टाइल में वो उन्होंने किया, और इतना गंदा करने की कोशिश की जिससे हर हिंदुस्तानी का इमोशनल ट्रिगर हो। तो आपको लगता है ये सोचकर ही आए थे कि इतने लोगों को मारना है, या वो ज़्यादा लोगों को मारना चाह रहे थे, या कम का टारगेट था लेकिन उनसे हो गया? क्योंकि जनरली ये कहा जाता है कि वो टूरिस्ट स्पॉट को कभी अटैक नहीं करते, क्योंकि वो भी ये जानते हैं कि इससे कश्मीरी के पेट पे लात पड़ेगी, टूरिस्ट नहीं आएगा तो धंधा नहीं होगा, इसलिए वो बाहर अटैक करते हैं या आर्मी पे अटैक करते हैं। तो इस बार व्हाट वेंट रॉन्ग? क्या उनका प्लान ही ये था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को मारना है, या हाउ डू यू सी इट? एक्चुअली ये आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन पूछा है। इसका आंसर देने के लिए मैं थोड़ा सा आपको बैकड्रॉप देता हूँ इसका। प्लीज़। कश्मीर वैली के अंदर प्राइमरीली अलग अलग नाम से टेररिस्ट ग्रुप आए, पर प्राइमरीली सिर्फ 3 ग्रुप्स थे: हिजबुल मुजाहिदीन, जैश ए मोहम्मद, लश्कर ए तोयबा। ठीक है। हिजबुल मुजाहिदीन में ज़्यादातर जो काडर जो लड़के हैं वो कश्मीरी थे। ठीक है। ये कभी भी कश्मीरी के पेट पे लात नहीं मारते थे। इनका मोटिव जो रहता था वो होता था कि आपस की दुश्मनी निकाल लूँ, थोड़ा सा लकड़ी वगैरह की स्मगलिंग कर लूँ, इस टाइप की चीज़ें वो चलती थी। और ये उतने हार्डकोर टाइप नहीं होते थे क्योंकि इनको पता था कश्मीर इनका घर है। लेकिन जो लश्कर और जैश के आते थे ये फॉरेन टेररिस्ट होते हैं, प्राइमरीली पाकिस्तानी। कुछ और कंट्रीज़ के भी आए, अफ्रीकन्स भी आए हैं, अफगान भी आए हैं, बहुत सारे तरह के आए हैं। लेकिन मोस्टली जो जैश और लश्कर, ये दोनों के दोनों फॉरेन टेररिस्ट हम बोलते थे, ठीक है। एफटीज, पाकिस्तानी प्राइमरीली। इनका पूरा कंट्रोल पाकिस्तान से। इनको फर्क नहीं पड़ता कि कश्मीरी मरे या जिए। एक ये चीज़ और भी समझाना जरूरी है, इनको कोई फर्क नहीं पड़ता तुम हिंदू हो कि मुसलमान हो। इनका माइंडसेट अलग है। ज़्यादातर लड़के इनमें ड्रग्ड होते हैं, नशे में होते हैं, अफीम अफीम कुछ तो खाते हैं, उस पर रहते हैं और ड्रग्ड कंडीशन में हरकतें करते हैं। पर जो अभी पहलगाम वाला हुआ है, यहाँ पे एक चीज़ और समझिए कि टेररिस्ट, आपने मेरे मुंह से सिर्फ एक ही शब्द सुना होगा, टेररिस्ट। मैं इंसर्जेंट नहीं बोलता, मैं मिलिटेंट नहीं बोलता। क्या फ़र्क है? आता हूँ उस पर। मैंने बोला टेररिस्ट। देखिए, इंसर्जेंसी क्या होती है? एक आर्म्ड रेबिलियन। फॉर एग्जाम्पल, एक लड़का है या एक ग्रुप ऑफ पीपल है जिनको लगता है कि सरकार सही नहीं है, राइट, सरकार से परेशानी है, हमें कुछ नहीं मिला या कुछ हमें सरकार से चाहिए था ड्यू, और हमने हथियार उठा लिया, वो इंसर्जेंसी है। ठीक है। लेकिन उसमें क्या हो रहा है, आप आम आदमी को डरा नहीं रहे हो, आप धमका रहे नहीं हो, आपको मीडिया हाईलाइट नहीं बनानी, आपको सरकार से लड़ना है, राइट। लेकिन जो टेररिस्ट है वो टेरर फैला रहा है, वो बड़ी से बड़ी न्यूज़ बनाएगा। उसका काम है जैसे बॉम्ब ब्लास्ट करना। कोई, हमने देखा था दिल्ली में सरोजनी नगर में बॉम्ब ब्लास्ट हुआ, आम आदमी को मारा ना, क्यों? डराने के लिए, टेरर फैलाने के लिए। तो जो टेरर फैलाता है वो टेररिस्ट है। और ये जो फॉरेन टेररिस्ट, लश्कर, जैश, ये सब जो आते हैं, इनका सीधा सीधा काम है टेरर फैलाना, दहशत फैलाना। दैट इज़ वाई दे आर टेररिस्ट, नॉट इंसर्जेंट्स। तो मुझे बहुत तकलीफ होती है जब नेशनल मीडिया वगैरह पे लोग इंसर्जेंट इंसर्जेंट मिलिटेंट बोलते हैं। मुझे बहुत तकलीफ होती है क्योंकि इंसर्जेंट के लिए मेरे अंदर दिल में नरमी हो सकती है। ठीक है। क्योंकि वो अपना भाई है, कोई गलत रास्ते पे चला गया, उसको डांट के, सजा दे के उसको सुधारने की कोशिश करें। लेकिन जो टेररिस्ट है वो टेरर फैलाने आया है, उसका मेरे हिसाब से तो सिर्फ एक ही ट्रीटमेंट होता है, बस ठोक दो। इंसर्जेंट में, मिलिटेंट में और टेररिस्ट में क्या फ़र्क होता है? देखिए, मिलिटेंट या जो आता है वर्ड, वो मिलिशिया या मिलिट्री से आता है, मतलब आर्म्ड रेबिलियन। वो कोई सा भी हो सकता है, थोड़ा और सा। वो किसी पे भी अटैक कर वो सकता किसी पे भी अटैक कर सकता है, डिपेंडिंग ऑन उसका क्या मोटिवेशन है। है। उसका उसका झगड़ा किससे? मिलिटेंट का झगड़ा किससे? एस्टैब्लिशमेंट से? मिलिटेंट का किसी से भी हो सकता है, स्टैब्लिशमेंट से प्राइमरीली यस। लेकिन जब इंसर्जेंट आ जाता है तो इंसर्जेंट की कहानी है कि वो लोकल है और अपनी गवर्नमेंट से लड़ रहा है, मतलब नाखुश है, नाराज है। ठीक है। उसको आप समझा सकते हो कि भाई आर्म्ड रेबिलियन मत कर, सिस्टम से रिक्वेस्ट कर, परमिशन कर, एप्लीकेशन, मुकदमा, कुछ भी कर, राइट, हथियार मत उठा। तो वो हमारा है। इंसर्जेंट को ये कहा जाता है कि मिलिटेंट मत बन।
हाँ, ये बोल सकते हैं। ये बोल सकते हैं, ठीक है। राइट। लेकिन जब आप टेररिस्ट की बात करते हो तो टेररिस्ट सिर्फ एक पर्पज से आया होता है, वो टेरर फैलाना है। ठीक है। द वर्ड कम्स फ्रॉम देयर, टेरर फैलाने वाला टेररिस्ट। तो उसको मैक्सिमम कैजुअलिटी करनी है, मैक्सिमम धमाका करना है, बड़े से बड़ी मीडिया हाईलाइट बने, वो ये करना चाहता है। तो वो आएगा पब्लिक स्पॉट्स पे बॉम्ब ब्लास्ट करेगा कि आम नागरिक के अंदर दहशत होनी चाहिए, जैसे अभी टूरिस्ट के साथ पहलगाम में किया। तो दिस इज अ टेरर अटैक, इट इज टेररिज्म। तो टेररिस्ट इंटरनल भी हो सकता है और बाहरी भी हो सकता है। टेररिस्ट मोस्टली इंटरनल नहीं होगा, क्योंकि अगर इंटरनल है तो वो सरकार से लड़ रहा है किसी मांग को लेके, किसी रीजन को लेके। नहीं, पर अगर वो ही हाँ, मिला है और वो ही क्या बोलते हैं, लोकल्स पे हमला कर रहा है या टूरिस्ट पे हमला कर रहा है, तो उसको मैं टेररिस्ट बोलूंगा, नहीं करेक्ट, बोलूंगा? आप बोलोगे बिल्कुल एग्जैक्टली, क्योंकि वो टेरर फैला रहा है, ठीक है। राइट। अगर वो सिर्फ फौज के ऊपर फायर करता तो हम समझते हैं कि एंटी स्टैब्लिशमेंट है, एंटी सोशल है, एंटी स्टैब्लिशमेंट है, राइट, एंटी नेशनल है, ठीक है। हम टेररिस्ट नहीं बोलते। पर जब वो टेरर फैलाने लग गया, आम जनता को दहशत में लाने लग गया, तो वो टेररिस्ट है। कश्मीर में आपकी पोस्टिंग 2003 में हुई थी। सबसे पहले, हाँ। कैसा था आपका वहाँ पर एक्सपीरियंस? थोड़ा उसके बारे में बताइए। कैसा कैसा था कश्मीर जब आपने पहली बार देखा? क्या हुआ था? देखिए, जब हम पहली बार कश्मीर जा रहे थे, इट इट रिमाइंड्स मी ऑफ लॉट ऑफ फनी थिंग्स एज वेल। हम्म। तो आप नए नए ऑफिसर होते हो, आपने सब कुछ अभी ट्रेनिंग में करा है, नाउ अभी टाइम आ रहा है उसको प्रैक्टिकली करने का, सब कुछ प्रैक्टिकल करना है। तो बहुत सारा एक्साइटमेंट और बहुत सारा फियर ऑफ अननोन, बहुत सारे क्वेश्चंस, सब कुछ लेके आप जा रहे होते हो। तो मैं जब गया तो हम अपनी यूनिट के साथ बाय रोड गए, पूरी बटालियन हमारी जा रही थी। और जब हम एंटर करे, साउथ कश्मीर से आप बनिहाल से क्रॉस करके आते हो, तो अवंतीपुर में हमारे ऊपर फायरिंग हो गई। आते ही स्वागत हुआ आते ही स्वागत हुआ बढ़िया वाला, धमाके से। धमाके से। तो हमारे कॉन्वॉय के ऊपर फायरिंग हुई, हमने छोटा मोटा एक्शन लिया, वो टेररिस्ट था वो भाग गया, एक बिल्डिंग थी उसके ऊपर से उसने फायर किया। सो वो एपिसोड खत्म हुआ और हम जाते हैं तो एक चीज़ होती है, इसको बोलते हैं प्री इंडक्शन ट्रेनिंग। हम्म। तो हम प्री इंडक्शन ट्रेनिंग के लिए गए, एंड जैसे ही वहाँ गए तो हमारी ट्रेनिंग के दौरान वी वर फायर्ड अपॉन। एक घर में 5 टेररिस्ट रुके हुए थे। पता नहीं ये टेररिस्ट 5-5 के नंबर में क्यों मिले हैं मुझे, कोई जिंक्स होगा, किसी पंडित से पूछेंगे। सो वहाँ पे 5 टेररिस्ट थे और उन्होंने एक ग्रेनेड फेंका, और उस टाइम एक राष्ट्रीय राइफल का जवान था, जो बेचारा ही सकम टू हिज इंजरीज, उसके पैरों के नीचे ही ग्रेनेड फट गया। और उसके बाद हमने वो ऑपरेशन करा, वो अप क्लोज पहला ऑपरेशन था लाइफ का। एंड वहाँ से फ्री हुए निकले तो हम बिल्कुल पूरे गियर अप हो गए कि अब तक जो ट्रेनिंग में किया था अब हम लाइव फायर कर रहे थे, लाइव टेररिस्ट सामने देख रहे थे। एंड एज अ यंगस्टर, आप 21-22 साल के, 23 साल के होते हो, तो आपके माइंड में ना वो बड़ा एक्साइटमेंट होता है चीज़ों को लेके। आपको लगता है आप रैम्बो हो, सुपरमैन हो, आप कुछ भी कर सकते हो। एंड उसी तरीके से हम एक्ट कर रहे थे। और थैंक्स के मैं एक बहुत अच्छी बटालियन में था और हमारे जो सीनियर ऑफिसर्स थे, बहुत अच्छी टीम थी। तो हर स्टेप पे गाइडेंस मिली और सीखने को मिला। एंड वहाँ से जब निकले, बांदीपुर पहुँचे, तो पहले कॉन्वॉय में ही आईडी ब्लास्ट हो गया। तो वेल उस समय तो शायद मैं भी आपकी तरह रिएक्ट करता या किया होगा, बट अभी व्हेन आई लुक बैक एट इट, तो क्योंकि मैं उससे बच गया तो मैंने बहुत कुछ सीखा, हम्म। जिसने मुझे आगे के बाकी जो मेरे टेन्योर्स रहे वहाँ पे, राष्ट्रीय राइफल्स में भी गया बाद में, और जितने साल तक मैं वहाँ पे रहा उस टेन्योर में, इट हेल्प मी अ लॉट। तो राष्ट्रीय राइफल्स में कैसा था एक्सपीरियंस आपका? अमेजिंग। राष्ट्रीय राइफल्स बहुत ही बढ़िया पोस्टिंग होती है। तो मैं 2 पार्ट बताता हूँ आपको प्लीज इसके। सर। आपने देखा होगा, जैसे ही आपने राष्ट्रीय राइफल्स बोला मैंने एक स्माइल करा। सो देयर आर 2 एस्पेक्ट्स ऑफ इट। एक एस्पेक्ट है जो आप ऑपरेशनली कमिटेड हो, ठीक है। आप रोज रात को जाते हो ऑपरेशंस के लिए, आपके पास इनपुट होता है, आप रोज रात को जा रहे हो। आपको रात को जब आप जा रहे हो, आप अपने फ़ोन स्विच ऑफ करके या साइलेंट करके घर में कमरे पे छोड़ के जाते हो, और आप जाते हो अपने जवानों के साथ ऑपरेशन पे जाते हो। आपको नहीं पता होता आप सुबह आओगे कि नहीं, और ये रोज हर रात की कहानी है। एवरी नाइट दिस इज हैपनिंग। एंड आपको नहीं पता आपने कैंप के बाहर कदम रखा, आप वापस कदम रखोगे कि नहीं। आपको ये भी नहीं पता कि आप कैंप के अंदर हो और कौन कहाँ से आपके ऊपर कोई मशीन गन लेके, पिका मशीन गन, यूएमजी लेके आपके ऊपर फायर कर दे। उस एनवायरनमेंट में आप रह रहे होते हो। लेकिन एज वॉरियर्स, एज सोल्जर्स, आप बाकी चीज़ों को भी बैलेंस करते हो, तो थोड़ा सा हंसी मजाक भी होता है। एंड जितने टफ टाइम में आप हो और उस टाइम पे आप जो लाइट मूवमेंट्स क्रिएट कर सकते हो, वो आपकी एनर्जी को उतना बूस्ट करती है, आपके मोराल को उतना बूस्ट करती है, और आप उतने ही सक्सेसफुल मिलिट्री ऑपरेशंस करते हो। तो जब मुझसे आप, जैसे आपने पूछा कि राष्ट्रीय राइफल्स कैसा था, तो इट इज़ अ मिक्स, कि एक तरफ वो मिक्स है कि
बहुत सारे ऑपरेशंस हुए, जैसे मैं 2010, 11, 12 में था और हमारी बटालियन ने तीनों साल सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल ऑपरेशंस करे। ओके। वी गॉट यूनिट साइटेशंस। 2012 में वी गॉट द हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड फॉर द ईयर इन इंडिया, कीर्ति चक्र। खूब सारे शौर्य चक्र, खूब सारे सेना मेडल और पता नहीं कितने कमेंडेशन कार्ड्स, एंड ऑल दैट विदाउट एनी ओन फेटल कैजुअलिटी। वाओ। सो मैं जो सबसे बड़ा फ़क्र लेता हूँ कि हमारे स्टॉर्म ट्रूपर्स, हमारी बटालियन का नाम है, उसने इतने बेहतरीन ऑपरेशंस करे कि डिस्पाइट सो मेनी ऑपरेशंस हमारे हर जवान, हर ऑफिसर, देखिए छोटी मोटी इंजरीज होती हैं जैसे मेरी भी हुई, लेकिन फेटल कैजुअलिटी कोई नहीं हुई। गोली लगी आपको कभी? मेरे को गोली मेरे बुलेट प्रूफ ने बचाया, तो मेरे को कोई गन शॉट वुंड कोई नहीं है, लेकिन आई बिकेम अ परमानेंट कैटेगरी, परमानेंट मेरे शोल्डर में इंजरी हुई, जिसकी वजह से बाद में मैंने प्री मेच्योर रिटायरमेंट भी लिया। सो वो इंजरीज हुई, लेकिन फेटल कैजुअलिटी एक भी नहीं हुई। तो सबसे बड़ा अचीवमेंट मैं कीर्ति चक्र और बहुत सारे शौर्य चक्र को नहीं मानता। हाँ, उनकी अपनी वैल्यू है, लेकिन सबसे बड़ी वैल्यू है कि हमारा एक-एक जवान, एक-एक ऑफिसर जीवित रहा। जीवित रहा। तो आप लोगों के लिए प्रायोरिटी क्या होती है? टेररिस्ट को मारना या अपने जवान की रक्षा करना? मतलब वो ना मरे या वो मरे? देखो फौज में ना सिर्फ 2 ही चीज़ होती हैं, दोस्त या दुश्मन, तीसरा कुछ होता नहीं। अब अगर ये पूछें कि एक्टिव ऑपरेशन जब चल गया तो प्रायोरिटी क्या है? देखो तब प्रायोरिटी माइंड में सिर्फ एक ही चीज़ आती है। मैं अपना पर्सनल बोल रहा हूँ, सबका नहीं बोलूँगा, हुँ, पर मेरा पर्सनल ये है, जब मेरे सामने टेररिस्ट है, मैं उसको ठोकने में विश्वास रखता हूँ। नो इफ नो बट, उसने गोली चलाई, मैं उसको मार दूंगा, सिंपल। मैं उसको ये चांस ही नहीं दूंगा कि वो मेरे किसी जवान को या मुझे या किसी और ऑफिसर को इंजरी कर पाए। ये मेरा पहला थॉट प्रोसेस है। लेकिन जब आपने पूछा कि प्रायोरिटी क्या होती है, देखिए प्रायोरिटी इसमें बहुत क्लियर है। अगर मेरी टीम इंटैक्ट है, तो अगर ये अभी नहीं मरेगा, मैं इसको कल मार दूंगा। मुझे पता है ये मेरा एरिया आसानी से क्रॉस नहीं कर सकता, और मुझे पता है कि मेरे एरिया को मैं उससे बेटर जानता हूँ। तो अगर आज छूटेगा भी, तो मैं उसको पकड़ के कहीं ना कहीं ठोक दूंगा। वो ऐसा नहीं कि परमानेंटली भाग जाएगा, परमानेंटली नहीं भाग सकता। उसकी लाइफ जो है, एक टेररिस्ट का लाइफ स्पैन वो 2, 4, 6 महीने ही है। कुछ एक्सेप्शंस को आप छोड़ दो, और ये टेररिस्ट को भी पता है? ये टेररिस्ट को पता है। और टेररिस्ट को नहीं पता तो उसके माँ बाप को तो 100% पता है, क्योंकि जो लोकल कश्मीरी लड़के थे, मेरे पास बहुत सारे पेरेंट्स आए जिन्होंने कहा कि हमारा लड़का पीओके में है, आप उससे फ़ोन पे बात कर लो, सर हमारे लड़के को समझा दो, हमारे लड़के को पकड़ के सर 2 थप्पड़ मार दो, वो ऐसी बातें कर रहा है। तो वो सारे सेंटिमेंट्स हैं। तो इस केस में क्या करते थे आप लोग जब वो कहते थे? मैं बात करते बच्चों थे? को बात किया, डांटा बहुत। वापस आते थे वो? मैं एक का एग्जांपल दे सकता हूँ कि नाम नहीं बताऊंगा। एक का एग्जांपल दे सकता हूँ कि मेरे एरिया के एक बुजुर्ग थे, हस्बैंड वाइफ, वो मेरे पास कैंप पे आए। मैं उस टाइम टाउन कमांडर था कंगन में। तो मेरे पास आए, उन्होंने बोला, तो पहले तो देखिए मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के नंबर पे मोबाइल से बात करना, तो थोड़ा सा एज एन ऑफिसर आप थोड़ा सा ना स्केप्टिकल हो जाते हो, यार मैं करूँ नहीं करूँ, एंड आपको नहीं पता हूज देयर ऑन द अदर साइड। तो उन्होंने अपने मोबाइल से कॉल करा, मेरी बात करवाई उस लड़के से, मैंने उससे बात की, और उस लड़के ने मुझसे ज़्यादा तो बात नहीं की। जब उसको बोला कि आर्मी ऑफिसर है यहाँ पे बात कर, तो मैंने उससे बोला, उसने मुझे सलाम बोला। उसके बाद मैंने कहा, भाई तू वहाँ क्या कर रहा है, तू आ जा वापस, तू मुझे बता तू कब आ रहा है, तू वापस आ, मैं आर्मी चैनल्स में बताऊंगा, तेरे को आराम से लेके आएंगे, तू सरेंडर कर, तेरा रिहैब वगैरह सब करवाएंगे। तो उसने बार बार मुझसे एक ही बात कही, सर ये नहीं होगा, सर ये नहीं होगा, ये नहीं होगा, दैट्स इट, एंड ही डिडंट कम। मुझे नहीं पता उसके बाद अगर वो आया होगा कहीं क्रॉसिंग व्रॉसिंग में, फिर मरा होगा या नहीं, आई डोंट नो, बट ये चीज़ हुई। तो पेरेंट्स ये चीज़ समझ रहे थे। नाउ आप ये देखो ना कि 2011-12 के बाद से 2025 के बीच में ये माइंडसेट चेंज हुआ है, क्योंकि उस टाइम वो पेरेंट्स जो बोल रहे थे, आज शायद बहुत ज़्यादा पेरेंट्स ये बोल रहे थे। इसीलिए हिजबुल मुजाहिदीन तो ऑलमोस्ट डेड है। ठीक है, क्यों? क्योंकि नए लड़के नहीं मिल रहे ना उनको कश्मीरी। ठीक है। वही चीज़ को शायद रिवाइव करने के लिए, थोड़ा वो माहौल क्रिएट करने के लिए, फिर ये पहलगाम। सो ऑल दैट इफ यू सी, इट इज़ ऑल लिंक्ड। आप इनफैक्ट देखो, जो टेररिज्म का कश्मीर के अंदर जो फेजेस रहे हैं, वो बहुत डिफरेंट है। ठीक है। एंड उसके अकॉर्डिंग, मतलब इट्स यू कैन से इट इज़ इवॉल्विंग या चेंजिंग टैक्टिक्स, तो वो चला आ रहा है। अब अगर अगर मोटा मोटा मैं आपको बताऊं, 80s एंड 90s मैसिव नंबर में टेररिस्ट आते थे, मैसिव होता था, हिंदूज को मारा, उसके बाद में सिक्योरिटी फोर्सेस से लड़ाई हो रही है, एंड मैसिव नंबर्स में लड़ाई हो रही है। उसके बाद वो चीज़ चेंज हुई, 99 आया, कारगिल आया, बहुत टेररिस्ट उसमें मरे, बहुत सारे मरे। 90s के टाइम पे राष्ट्र राइफल्स ने जो टेररिस्ट मारे हैं वहाँ पे,
आई थिंक ये बोलना चाहिए ऑन रिकॉर्ड। मेरे को ऐसा लगता है, ये मेरा अपना ऑब्जर्वेशन है कि अगर राष्ट्रीय राइफल्स नहीं होती 90s में, तो आज हिंदुस्तान में कश्मीर नहीं होता। तो जिन लोगों ने भी सेक्रीफाइस किया है, आज अगर मैं कश्मीर जाता हूँ या कोई भी जाता है वहाँ देख रहा है, तो वो उन लोगों की वजह से है जिन लोगों ने 90s में वहाँ राष्ट्रीय राइफल्स में रह के अपना खून बहाया है और उन बिल्कुल। टेररिस्ट को मार के भगाया है। 2003-4 में कुछ और ऐसे ऑपरेशंस या कुछ ऐसे वाक़ये हुए जो आप शेयर करना चाहेंगे? देखिए 2000 मैं उसी चीज़ को कंटिन्यू करता हूँ कि 99 में जैसे कारगिल हुआ जी, और बहुत सारे टेररिस्ट मारे, लोकल में भी और वहाँ कारगिल के ऑपरेशन विजय में भी। करेक्ट। उसके बाद एक नंबर डिप हो गया। तो आप अगर पेपर्स उठा के देखोगे, अर्ली 2000s, मिड 2000s में रेप केसेस, इंडियन आर्मी ने इसको मार दिया, इंडियन आर्मी ने बेकसूर को मार दिया, इंडियन आर्मी ने ये कर दिया, ऐसे बड़े सारे न्यूज़ आते थे। और जनरल वीके सिंह जब चीफ बने, तो उन्होंने पब्लिक डोमेन में बोला था कि उन्होंने ऐसे केसेस की इंक्वायरी करवाई और आई थिंक 96% उनकी इंक्वायरी कंप्लीट हुई थी, या कुछ जो भी उन्होंने बताया था कि 96% जो केसेस थे वो फेक केसेस थे अगेंस्ट आर्मी पर्सनल। अगेंस्ट आर्मी पर्सनल। सो दैट वाज अ मॉडस ऑपरेंडाई कि सब बोलते हमें इंडियन आर्मी पे फक्र है। क्यों? इंडियन आर्मी बोलती है हम एक मॉरल आर्मी है, Correct. हम गलत काम नहीं करते, हम दुश्मन की बॉडी को भी म्यूटिलेट नहीं करते। अनलाइक पाकिस्तान, हम ऐसा नहीं करते, हम औरत बच्चों पे हथियार नहीं उठाते। तो इसको डिफेम करो, राइट? आप बोलो अफसर डरे, जवान डरे, ऑपरेशन करने जा रहा है, उसको डर लगे, अरे यार मैं जाऊंगा मेरे पे झूठा केस लग जाएगा। तो इतने सारे झूठे केसेस किए गए, तो वो एक अलग डायनेमिक्स चल रही थी। उसके बाद हनी ट्रैपिंग की डायनेमिक्स आई, ये भी चली बहुत ज़्यादा। लड़की आएगी, फ़ोन करेगी, ये करेगी, वो करेगी, राइट? हमारे जो मोबाइल नंबर्स होते थे एज टाउन कमांडर, मेरा जो सरकारी फ़ोन मोबाइल है, उसका नंबर बोर्ड पे लिखा हुआ है सड़क पे। कोई भी उठा के मुझे फ़ोन कर सकता है। अच्छा, बेसिकली उसका ये है कि आपको कोई परेशानी है या आपको कोई इन्फॉर्मेशन है, तो आप फ़ोन करके मुझे बता सकते हो। सही बात है। लेकिन उस पे हनी ट्रैपिंग शुरू हो गई। हुँ, फँसा लो, है ना? और होता क्या है, जब आप आर्मी में हो या कोई भी रिस्पेक्टेबल काम करते हो, आपको इज़्ज़त का खतरा सबसे ज़्यादा लगता है। तो एक खतरा ये है कि यहाँ से मैं ज़िंदा जाऊँगा कि नहीं, और दूसरा खतरा है कि अगर ज़िंदा गया तो इज़्ज़त के साथ जाऊँगा कि नहीं। तो वो डायनामिक्स तो आपने बैक फुट पे ला दिया। अब हो गया कि फ़ोटो ऑप्स करो, वीडियो रिकॉर्डिंग करो, तो ऑफिसर ऑपरेशन से ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो गया, भाई तू मेरे वीडियो खींचता रहे, मेरे फ़ोटो खींचता रहे, मैं अपने आप को डिफेंस कैसे करूँगा, हुँ, राइट? वो एक अलग डायनामिक्स आ गई। फिर 2010s वाला आया, उठाओ पत्थर मारो, सब जगह पत्थर मारे जा रहे हैं, गाड़ी को आग लगा दो, कोई फौजी की राइफल छीनने की कोशिश करो। खैर राष्ट्र राइफल्स के साथ ये चीज़ कम हुई, क्योंकि राष्ट्र राइफल्स बीइंग राष्ट्र राइफल्स, वो लोकल भी जानते हैं कि राष्ट्र राइफल क्या है। बट मैंने देखा सीआरपीएफ, बीएसएफ के साथ ये बहुत ज़्यादा हुआ, छोटा-मोटा जेकेपी के साथ भी हुआ, जम्मू कश्मीर पुलिस के साथ। उसके बाद फिर डायनामिक्स चेंज होती है। आपने छोटा-मोटा बोला मतलब उनको लोकल्स का सपोर्ट है, पुलिस को? नहीं वो पुलिस को ज़्यादा नहीं, नहीं, पुलिस भी बहुत अच्छी है। नहीं मतलब हाँ। या फिर मैं अगर क्वेश्चन को रिफ्रेश करूँ, हुँ, हुँ। तो वहाँ के लोकल्स पुलिस पे ज़्यादा ट्रस्ट करते हैं एज़ कम्पेयर टू आर्मी या बीएसएफ या नहीं, सबसे ज़्यादा ट्रस्ट तो उनको राष्ट्र राइफल्स पे है, ठीक है, इंडियन आर्मी पे है, या डर भी है? दोनों चीज़। देखिए राष्ट्र राइफल्स की राइफल दिखाने के लिए नहीं होती। जब हम ऑपरेशन में जाते हैं, हमारे सामने टेररिस्ट होता है, हम सीधा ठोक देते हैं, फालतू बकवास नहीं। बकवास जो करनी होती है, हम वो बच्चों के साथ, स्कूल में, लोगों के साथ, उनसे गप लड़ाते हैं ना, कहवा पीते हैं। तो लोकल्स को आप लोग कैसे हैंडल करते थे? क्या कभी ऐसी मॉब वहाँ पर आई जिन्होंने आप लोगों को प्रेशराइज़ किया? कोई ऐसी सिचुएशन, कोई ऐसा ऑपरेशन या कोई ऐसा इंसिडेंट आप शेयर करना चाहें? इनफैक्ट 2 ऐसे अच्छे इंसिडेंट मुझे याद आ रहे हैं। एक तो मैं 2004 का बताता हूँ। मैंने आपको बताया कि हम प्री इंडक्शन ट्रेनिंग कर रहे थे और हमारे ऊपर टेररिस्ट का फायर हो गया एंड कॉन्टैक्ट हुआ। वो ऑपरेशन चला दिन के टाइम में, सुबह 9-10 बजे शुरू हो गया था एंड दोपहर तक वो ख़त्म हुआ ऑपरेशन। ऑपरेशन ख़त्म होने के बाद हम लौट के आ रहे थे एंड मैंने वहाँ पे हाउस क्लीयरेंस वगैरह किया था। मेरी टीम सबसे लास्ट थी। ठीक है। मैं और मेरी टीम हम लौट के आ रहे हैं एंड इतनी देर में जो हमारा कैंट का गेट था, हमारे कैंप का, तो बड़ा सा गेट था एंड हमने देखा कि बहुत सारी लेडीज़ हुँ, हुँ। एकदम से इकट्ठी होने लगी एंड आके गेट के सामने खड़े हो गए। उन सब ने बुर्का पहना हुआ था एंड फिरन एंड बुर्का जो टिपिकली कश्मीर में पहनते हैं। और हम लोग वहाँ से आ रहे थे, तो जब हम अंदर आए तो वो लेडीज़ कुछ नारा लगा रही थी। तो मैं भी नया-नया कश्मीर में था, तब तक वो डायलेक्ट की आदत नहीं पड़ी होती आपको। ठीक है। तो मैं सुनने की कोशिश कर रहा था ये क्या बोल रही हैं। तो वो कुछ-कुछ तो इंडियन आर्मी हाय हाय वगैरह टाइप हाय हाय वो चल रहा था उनका, वो नौटंकी। हम गेट से एंटर हुए, बड़ी मुश्किल से उनके बीच में से निकल के, और एंटर होके आप क्यूरियोसिटी होती है आपको, आप नए ऑफिसर होते हो, जानते नहीं हो चीज़ें, तो मैं भी देखने लगा पीछे कि क्या हो रहा है। तो वो औरतें आईं और उन्होंने कुछ नारा लगाना शुरू किया एंड उन सब ने
अपने कपड़े उठाए ऐसे ऊपर और मुंह ढक लिया, एंड वो कुर्ता टाइप का फिरन होता है ना, वो पूरा ऊपर मुंह के ऊपर, एंड दे वर ऑल नेकेड। और उसके बाद वहाँ नारे लगाने लगे कि आधी रोटी खाएंगे, पाकिस्तान जाएंगे, पेट में बच्चा लाएंगे, मुजाहिदों से बनाएंगे। ओह! एंड आप जब ऑपरेशन करके आ रहे होते हो, आप ज़िंदगी मौत इतना पास से देख के आ रहे होते हो ना, बहुत तेज गुस्सा आता है। और यहाँ पे मैंने आपको बताया कि मैं एक बहुत अच्छी टीम में था। तो जब मुझे ये हो रहा था गुस्सा, तो एक सीनियर ऑफिसर ने मेरे गले में हाथ डाला। उन्होंने कहा, इसी टाइम पे तो कंट्रोल करना है। वाओ! तो व्हाइल यू फाइट, यू कैन स्टिल फाइट विद अ स्माइल। वी आर फाइटिंग फॉर द नेशनल कॉज। वी आर फाइटिंग टू कीप द इंडिया सेफ एंड सिक्योर। तो फिर इस सिचुएशन को कैसे हैंडल किया आप लोगों ने? फिर क्या हुआ आगे? ये बड़ा फ़नी है। हमने सर्विस डॉग्स मँगाए और हमने गेट के बाहर सर्विस डॉग्स बाँध दिए, और हमने सिक्योरिटी को बोला, आप लोग बस सेफ में रहो एंड थोड़ा-सा पीछे हट जाओ। गेट हमारे बंद थे, लेडीज़ थीं, डॉग्स थे। थोड़ी देर बाद वो थक गईं, बेचारी चली गईं। बट हमने पुलिस को बुलाया और पुलिस ने हमें इसमें असिस्ट किया टू डिफ्यूज़ द मैटर। सर एक मूवी आई थी ऋतिक रोशन की लक्ष्य। आपने उसमें भी कोई रोल प्ले किया था या उनकी ट्रेनिंग में कोई हेल्प की थी? क्या था वो? ओके, सो जब लक्ष्य की शूटिंग हुई तो मैं आईएमए में था। हम अंडर ट्रेनिंग थे, और वो दिखाना था कि ऋतिक रोशन किस तरीके से ट्रेनिंग कर रहे हैं आईएमए में। तो कुछ जेंटलमैन कैडेट्स, जीसी हम बोलते हैं, उनको सेलेक्ट किया गया। उसमें एक मैं भी था। तो दिस स्टार्ट्स विद, हमें अभी कुछ पता नहीं है, कुछ लोग सेलेक्ट हुए। हमने देखा एक कोई सिविलियन आया है बंदा, वो आके हमारी शक्ल वकल कुछ देख रहा था, और उसने हमें सेलेक्ट किया। कुछ तो हमारे नाम लिखे। एजुडेंट ने हमें बुलाया, हम वहाँ पहुँचे। एजुडेंट घोड़े पे होते हैं, आते हैं परेड ग्राउंड में, हमारी शक्ल देखते हैं, स्माइल करते हैं, बोलते हैं, ऑल राइट, फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू विल नॉट टेक हेयर कट्स। हेयर कट के लिए मना कर रहा है एजुडेंट। तो सरप्राइजिंग ऐसे देखा, बोलते हैं, फ्रॉम टुडे टिल आई टेल यू, यू गाइज आर ऋतिक रोशन ऑफ आईएमए। हमने कहा, यार कुछ तो बात है। फिर हमें पता चला, फिर उन्होंने बताया कि लक्ष्य कोई मूवी की शूटिंग होनी है, ऋतिक रोशन उसमें आने हैं और वो हमारे साथ ट्रेनिंग करेंगे। अब उनमें मैं जीसी बॉडी ऐसे बोल देते ना हम लोग कोई भी ट्रुप्स को, कि जीसी बॉडी का सीनियर मुझे बना दिया गया। तो एक बड़ा अलग सा माहौल, आपको ट्रेनिंग के बीच में 1.5-2 महीने का टाइम मिल रहा है, जब आप ऋतिक रोशन, फरहान अख्तर, जोया अख्तर, रितेश सिद्धवानी, इन सब से आप बात कर रहे हो, मिल रहे हो, उनके साथ बैठ रहे हो। तो वो बड़ा अच्छा सा एक टाइम था, उनके साथ ट्रेनिंग हो रही है। तो जैसे ऋतिक को जब उनको हेयर कट लेना था, तो ऋतिक और मैं, हम दोनों, निज़ाम पवेलियन है आईएमए में, उसमें हम दोनों का साथ में हेयर कट हुआ। तो ऑल्दो उस टाइम पे आईएमए में मोबाइल्स अलाउड नहीं थे, अभी भी अलाउड नहीं है। हुँ। होते तो क्या पता मैं कोई सेल्फी वेल्फी लेता, कि इधर बगल में बैठ के ऋतिक के बाल कट रहे हैं, इधर मेरे कट रहे हैं। एंड उसके बाद उनको जो ड्रिल करानी है, ड्रेस, यूनिफॉर्म, वो सारी चीज़ें मैं उसमें लाइजन में था। तो पूरा लगभग ये 1.5-2 महीने उनके साथ ही रहा। और एक आईएमए में जैसे आप ड्रिल करते हो, तो आपकी स्पेशली जब पीओपी वगैरह का टाइम है, तो आप 2-2 3-3 घंटे लगातार ड्रिल कर रहे होते हो। ठीक है। एक्सट्रीम पूरी एंडोरेंस आपकी लग रही है उसमें। अब जब मूवी क्रू के साथ आप होते हो, तो हर 5-10 मिनट के बाद कोई फ्रूट्स आ रहे हैं, जूस आ रहा है, बिसलरी के वाटर बॉटल्स आ रहे हैं। तो 2 महीने में हमारी आदत ख़राब हो गई। तो वहाँ जो फ़न हुआ, वो तो हुआ। उसके बाद जब पहले दिन असली परेड करने आए, सो आई विल टेल यू वन इंसिडेंट। परेड कर रहे हैं, अपना ड्रिल पीरियड चल रहा है और ड्रिल हम कर रहे हैं वहाँ पे। तो 5-10 मिनट हुए, अब यहाँ तो ना पानी है, ना फ्रूट है, ना जूस है। असली वाली लाइफ आ गई ना, रियलिटी चेक। तो मुझे चक्कर आने लगे। तो ड्रिल उस्ताद आए, उन्होंने ऐसे बेल्ट पकड़ी मेरी कमर पे, ऐसे ज़ोर से हिलाया। उसके बाद बोले, ऋतिक रोशन अंदर से निकल गया या और हिलाऊँ? सो वो था, बट इट वाज़ वेरी नाइस टाइम। हुँ। उनसे, ऋतिक से जितना इंटरेक्शन हुआ, फरहान अख्तर से जितना इंटरेक्शन हुआ, बहुत अच्छा लगा। तो आपको कुछ डिफरेंस लगा कि आप लोग की बॉडी या आप लोग का एंड्योरेंस या आप हमने लोग हमने ऋतिक उनका के साथ बॉडी? एक वो किया था, हाँ। फन मोमेंट, यू रिमाइंडेड मी। तो आईएमए में बटालियंस हैं, तो देयर इज़ करियप्पा बटालियन, उसको हम बोलते हैं गड्ढा। तो वो अभी तो ऊपर आ गई, पहले नीचे होती थी डिप्रेशन में। और उसमें भी एक थी कंपनी जो सबसे नीचे होती थी, पुंछ, गड्ढे में गड्ढा उसको बोलते थे। वहाँ पे हमारा पीटी ग्राउंड था। ठीक है। तो वहाँ पे हमारे चिन अप बार्स और टो टच बार्स लगे होते थे। वहाँ पे हमने, ऋतिक आए हमारे साथ थे, हम लोग मस्ती कर रहे थे। तो ऐसे बोला कि रोप चढ़ें। तो उन्होंने रोप चढ़ा। अब रोप तो हार्ड होती है, तो शायद वो रोप उन्होंने थोड़ा बहुत किया होगा, फिर हम उनको किसी ने मना कर दिया कि डोंट डू इट, तो वो आ गए नीचे। उसके बाद उनको हमने चेस्ट टच करवाए, एंड यू विल नॉट बिलीव, हमें खुद लगा, लोग बोलते हैं ना कि अरे इन्होंने तो जिम में ऐसे बॉडी बनाई है। ही कुड डू वेरी गुड चेस्ट टचेस, हमारी तरह। इट वॉज वेरी इम्प्रेसिव।
मैं था और एक और कोर्समेट है, वो सर्विंग ऑफिसर हैं तो उनका नाम नहीं लूँगा, और ऋतिक, हम तीनों वहाँ पे कर रहे थे साथ में, एंड इट वाज़ अमेजिंग। एंड सबसे बड़ी बात ये थी उनकी ह्यूमिलिटी सबकी। जी। वो इतने बड़े स्टार हैं, सब कुछ है, पॉपुलर हैं, उसके बाद भी जिस तरीके से वो हमसे बात करी पूरे टाइम, मतलब ऐसा फ़ील ही नहीं हुआ कि हम किसी इतने बड़े स्टार के साथ हैं। बिल्कुल। और इट वाज़ वेरी वेरी नाइस फीलिंग कि राइट। जैसे फ्रेंड के साथ हैं। आपकी सर्विस के दौरान कभी ऐसा हुआ कि आप लोगों ने किसी ऐसे पाकिस्तानी आर्मी के ऑफिसर को पकड़ा हो जो छुप कर बैठा हो कश्मीर में कहीं पर, या आइडेंटिफाई किया हो, चेज किया हो उसको? मैंने बोला ना, राज राइफल्स हम पकड़ने में विश्वास नहीं रखते। ठोकने में? हमारी बटालियन ने ठोका है। अच्छा, ठोका है। हाँ, अच्छा, क्या हुआ था, प्लीज मैं आपको बताइए। बताता हाँ। हूँ। पाकिस्तान, ये हम इंडिया, हम शुरू से ये बोलते आए हैं। मैं इनफैक्ट आपको इसके मल्टीपल इंसिडेंसेस बता सकता हूँ। हम्म। एक तो हमने इन्फिल्ट्रेटिंग कॉलम को मारा था, लेकिन अभी जो मुझे स्टोरी याद आई है आपकी बात सुन के, वो मैं अपने आरआर की बताता हूँ। 24 राष्ट्र राइफल्स ने, एक टेररिस्ट होता था शिराजी। शिराजी। शिराजी, अभी ये जो हम बात कर रहे हैं, ये वीडियो अगर कश्मीर में वहाँ पे कंगन में लोग देखेंगे तो सबको सब कुछ याद होगा। सिविलियंस की भी बात कर रहा हूँ मैं। एक ये शिराजी टेररिस्ट होता था, ये इसने अपने पास घोड़ा रखा हुआ था, पाकिस्तानी आर्मी का मेजर साहब था, स्पेशल फोर्सेस का, और वहाँ पे ऑपरेट करता था। वो बंदा हैंडी कैम से वीडियोस रिकॉर्ड करता था लोगों के। हमारे को मोबाइल पे, हमारे को मतलब हमारे किसी का मैं नाम नहीं लूँगा, किसी ऑफिसर को मोबाइल पे फ़ोन भी किया करता था। फ़ोन करके बताता था कि देख तेरे बंदे यहाँ पे घूम रहे हैं, मैं उनके अभी सामने से गया। वो बाय नेम लोगों को बोलता था। ओह। एंड वो बहुत एक्सेप्शनली वेल ट्रेन्ड था, स्पेशल फोर्सेस का था, मिल नहीं रहा था। हमारे एम्बुशेस से निकल के चला जाता था, उसकी टैक्टिक्स बहुत अच्छी थी। मतलब जो टैक्टिक्स को बोलते हैं ना कि लिटरली यूज़ करना, वो उसको ग्राउंड पे लिटरली यूज़ करता था। और उसके बाद उसने एक गलती की, उसने किसी का बच्चा उठा लिया। और राष्ट्र राइफल्स को क्या चाहिए? बस एक मौका। उसको मिला 7.62 mm, ठक से मारा, ठोका। एक ऑफिसर गए, वो सर्विंग है तो नाम नहीं लूँगा, वो ऑफिसर गए अपनी क्यूआरटी लेके, वहाँ पे देखा 2 राउंड फायर हुए। तो शिराजी की, किडनैप किया था किसी को उसने? उसने किसी का बच्चा, हाँ, किडनैप कर लिया था। और क्या मतलब रीजन क्या था? देखो यार, उसने 2-3 तो शादी कर रखी थी लोकल में। अब वो बच्चे के साथ क्या कर रहा था मैं एग्ज़ैक्टली नहीं बता सकता। उस दिन मैं वहाँ नहीं था अनफॉर्च्यूनेटली, काश मैं होता। देखो यार, मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ बड़ी क्लियर। कई बार आपने देखा होगा, मैं बोलता भी हूँ कुछ भी तो मैं पाकिस्तान को खुली गाली देता हूँ। मैंने पाकिस्तान आर्मी के ऑफिसर देखे हैं, इतने बड़े-बड़े चार्ली देखे हैं कि वो आई कार्ड लेके भी ऑपरेशन में आया हुआ है। कन्फर्म हुई है आइडेंटिटीज़। शिराजी का भी ये था। ये बहुत निहायती गंदे लोग हैं। इनको फ़र्क नहीं पड़ता कौन औरत है, कौन बच्चा है। इनको फ़र्क नहीं पड़ता छोटी बच्ची है, बड़ी औरत है, क्या है। और मैं पूरा ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ, मेरे को, मैं किससे नहीं डरता। मतलब कोई कैरेक्टर नहीं है? उनका सिर्फ एक कैरेक्टर है कि उनका कोई कैरेक्टर नहीं है। वो यूज़लेस लोग हैं, ठीक है? और लोगों को समझ नहीं आ रहा है कि जो कश्मीरी, जो अभी जैसे आया ना, कुछ लोगों ने सपोर्ट किया ओजीडब्ल्यूज़ एंड ऑल, उनको एक्सप्लॉइट कर रहे हैं ये फॉर देयर ओन एजेंडा, और हर तरीके से एक्सप्लॉइट कर रहे हैं। किसी टेररिस्ट से कभी बातचीत हुई आप लोगों की? आप लोगों ने उनको समझाने की कोशिश की? सॉरी, राष्ट्रीय राइफल्स समझाने में भी विश्वास नहीं रखती। मतलब टेररिस्ट से कभी कोई इंटरैक्शन हुआ तो क्या कैसा बातचीत? कैसा वाला बताऊँ? जो भी आपको लगे। देखो, ऑफिशियल ऑन रिकॉर्ड जो मेरा कम्युनिकेशन है वो ये है कि एक टेररिस्ट था जो हमारे ही ऑपरेशन से बचा था और बाद में उसको अरेस्ट किया। उसका नाम था सलीम रहमानी। वो कराची का था। उसके हाथ में गोली लगी थी यहाँ पे। हमने फायर किया था हमारे उसमें, उसको पता नहीं कैसे बच गया। तो उसके हाथ में गोली लगी थी और वो हॉस्पिटल ट्रीटमेंट के लिए गया, वहाँ से पकड़ा। तो इंटेरोगेशन के लिए वो हमारे पास आया। हमारे पास मतलब लोकल पुलिस स्टेशन में, कंगन पुलिस स्टेशन में। तो वहाँ पे जो इंटेरोगेशन टीम थी उसमें वहाँ पे जो डीएसपी थे वो, मैं और कुछ और लोग थे। तो हम लोग इन्वॉल्व थे, पुलिस एंड आर्मी मिलके इंटेरोगेशन करते हैं। तो उसमें तो उससे हमने प्यार से वैसे बात की। उसके अलावा एक टेररिस्ट होता था मुश्ताक अहमद खान। ठीक है। वो हिजबुल का था और वहाँ का एरिया कमांडर होता था। तो मैंने स्माइल इसलिए किया क्योंकि वो अपने आप को मुश्ताक किलर बोलता था। ओके। और वो कुछ नहीं था, वो एक छोटा मोटा स्मगलर था, पर हिजबुल के कार्डर्स में वो एरिया कमांडर था। एंड वो कोई पुलिस का आदमी है, वो छुट्टी पे आया है लोकल, तो उसको गोली मार देना। किसी की एक लड़की थी, मैं नाम नहीं लूँगा लड़की का, उस लड़की के कपड़े वपड़े उतारे उसने सबके सामने, फिर उसको वहाँ मारा सबके सामने दिन में।
क्योंकि वो एक सरेंडर टेररिस्ट की गर्लफ्रेंड थी। उसके बाद किसी बुजुर्ग को मार देना, किसी औरत को मार देना, इस तरह की चीज़ें, वो ऐसे काम करता था। मैं खुला बोलता हूँ, आप बीप वगैरह लगा देना जहाँ भी ज़रूरत हो। सो वो ये सब करता था और हम उसके पीछे लगे हुए थे, उसको ट्रैक कर रहे थे कि वो कहाँ है। वो छुपा-छुपा घूमता रहता था। तो मैंने आपको बताया कि हमारे मोबाइल नंबर बाहर सड़क पे लिखे होते थे सरकारी। ठीक है। तो ये मुश्ताक खान मेरे को फ़ोन कर लेता था कई बार। तो उसने मुझे फ़ोन किया, मैंने उसे कुछ प्रवचन दिए। क्या दिया? वो बीप हो जाएगा। करिए ना। तो मैंने उसको बोला कि तेरी माँ की साले मेरे को फ़ोन क्यों कर रहा है? तो बोला कि जनाब आप आदमी तो अच्छे हो, पर गाली बहुत देते हो। तो मैंने कहा तू पास आ, मैं और भी बहुत कुछ देता हूँ। सो इस टाइप का होता था। एंड उसने लोकल लोगों से मेरी इन्फॉर्मेशन वगैरह माँगी, मेरे मूवमेंट का। तो मेरे से बात करता था, तो मैं बोला कि तेरे को जब भी आना है तू आ, मिलते हैं। हम्म, तो उसने फिर एक गाँव है, वहाँ पे एक मस्जिद है। तो कंगन से जैसे आप आगे जाते हो तो वो मस्जिद बिल्कुल रोड पे है। ठीक है। तो वहाँ रोड पे मेरा पोस्टर भी लगाया था उसने। तो मेरे को फिर बोला कि आप बहुत खूबसूरत लग रहे हो, आपका पोस्टर लगा है मस्जिद पे। तो मैंने कहा तू किसको देगा पैसे, मुझे दे दे, मैं खुद ही मिल लूँगा तेरे से, आजा। तो ये वाली चीज़ें भी हो जाती हैं। तो आप मिले कभी उस मुश्ताक किलर से? एक्चुअली वो दूसरा एक 5 आरआर के ऑफिसर थे, उन्होंने उससे पहले ठोक दिया उसको। अरे वो यार। बड़ा दुःख हुआ। तो वो बोलते कि सर सब खुश हो रहे हैं, आप खुश क्यों नहीं हो रहे? मैंने कहा तूने मारा है इसलिए खुश नहीं हो रहा। बेचारे मुश्ताक भाई विद 72 अदर्स। हो गया होगा एंजॉयमेंट या अभी क्या क्या सर? अब तो काफ़ी साल हो गए, तो कब एन्जॉयमेंट हो गया होगा हो गया उसका। होगा? यार हमारे यहाँ क्यों नहीं होती 72 हूर्स? बताइए प्लीज भाई आप लोग। सर आपने उस पीरियड का भी जिक्र किया जब आर्मी के ऊपर बेतुके इल्ज़ाम लगाए गए, फेक केसेस बनाए गए कि आर्मी बहुत ज़्यादा लोगों को परेशान कर रही है, महिलाओं के साथ गलत काम कर रही है, अत्याचार भी कर रही है। और उसके बाद आई थिंक आपने भी बताया कि जनरल वीके सिंह उस टाइम पे थे, जांच हुई तो पता चला 96% से ज़्यादा जो केसेस है वो गलत हैं या फेक है। फिर उसके बाद सडनली आप देखते हैं कि दिल्ली में कोई भी कुछ भी बोल सकता है क्योंकि डेमोक्रेसी है। तो यहाँ पर एक बूढ़ा स्टूडेंट खड़ा होता है और वो बोलता है कि हमारी आर्मी वहाँ पे लोगों के साथ गलत काम करती है। मैं तो वो वर्ड भी नहीं यूज़ कर सकता, आर्मी के साथ उस शब्द को मैं जोड़ भी नहीं सकता। तो ऐसे टाइम में एक सोल्जर का क्या रिएक्शन होता है? देखो, हैविंग बीन देयर, हैविंग बीन थ्रू ऑल दैट हैज़ हैपेंड देयर, सब कुछ देखने के बाद जब कोई ऐसे बोलता है ना, मतलब मैं दिल से बताऊँ, मन करता है उसको ना एक झापड़ मारूँ खींच के। उसके पास भी जेएनयू की डिग्री है, मेरे पास भी जेएनयू की डिग्री है। मैं समझ रहा हूँ आप किसकी बात कर रहे हो। आपको अगर डेमोक्रेसी है, तो आप कुछ भी बकवास करोगे। एक इंग्लिश मूवी है फ्यू गुड मैन, उसमें एक डायलॉग आता है कि बोलता है, मेरे को एग्जैक्ट याद नहीं है, पर वो डायलॉग आता है कि यू आर एंजॉइंग द फ्रीडम विच आई हैव सिक्योर्ड फॉर यू एंड नाउ यू आर क्वेश्चनिंग द मीन्स ऑन विच आई डू। बट इसका मतलब मैं लिटरली नहीं लेना है। इंडियन आर्मी इज अ मॉरल आर्मी और हम ऐसा कोई भी एक्शन नहीं करते, और अगर कोई गलती से कर भी दे तो उसके खिलाफ सबसे स्ट्रिक्टेस्ट एक्शन हम आर्मी में खुद लेते हैं। हमारे यहाँ कोई भी कमांडिंग ऑफिसर और कोई भी कमांडर एट वॉट एवर लेवल, वो कभी भी नहीं चाहेगा कि कोई इतना सा भी दाग हमारी यूनिफॉर्म के ऊपर आ जाए। इंडियन आर्मी नाम, नमक और निशान, इस पे चलती है। आप किसी भी ऑफिसर, किसी भी जवान से आप बात कर लो इंडियन आर्मी के, सर्विंग हो, रिटायर्ड हो, वो सब यही बात बोलेंगे, नाम, नमक और निशान। नाम खराब नहीं होना चाहिए, क्योंकि अगर नाम खराब होगा तो उससे हमारा नमक, जो हम देश का नमक खाते हैं, जो हमारे देश का निशान है, हमारे रेजिमेंट का निशान है, उस पर दाग नहीं लगना चाहिए। तो ये तो बिल्कुल भी टॉलरेट नहीं होता। मतलब आप ये समझ लीजिए कि इंडियन आर्मी, या तीनों सर्विसेज का बोलूंगा, आर्मी, नेवी, एयरफोर्स, इंडियन आर्म फोर्सेज में आप इतनी सी गलती करो, आप नहीं छूटोगे, 100% आपको सजा मिलेगी। वी डोंट नीड एनी एक्सटर्नल एजेंसी। हमारे अपने चेक्स एंड बैलेंसेस इतने स्ट्रांग हैं, और उससे बड़ी चीज़ है हमारे जो एथिक्स हैं एज इंडियन आर्म फोर्सेज, हमारे मॉरल्स, हमारे एथिक्स इतने स्ट्रांग हैं कि हम 100 बार सोचते हैं कि कहीं गलत नहीं हो जाए। जैसे हम ऑपरेशन में जाते थे तो पहला क्वेश्चन ये आता था, सिविलियन के ना लग जाए, टेररिस्ट अभी बच जाएगा, कल मार दूंगा उसको मैं, कहीं सिविलियन के ना हो जाए इंजरी, कोई कोलेटरल ना हो। हम हमेशा ये कोशिश करते हैं। सो जब ऐसी बात सुनो ना कि कोई दिल्ली में बैठ के वो बकवास कर रहा है, अगर उसके घर के लोग वहां पे मरे होते तो क्या वो ये बकवास करता? पर वो ये बकवास कर पा रहा है क्योंकि उसके घर के नहीं थे, और जो हिंदुस्तानी वहां पे मारे गए उनको वो अपना नहीं समझता। अगर अपना समझता तो कभी ये बात नहीं बोलता।
मुझे लगता है कि जो पहलगाम में जिन लोगों की जान गई वो मेरे अपने भाई हैं। मेरा आउटरीच हुआ, मैं चिल्लाया, मुझे गुस्सा आया, क्योंकि मुझे लगता है कि वो मेरे भाई हैं। क्यों? क्योंकि पूरा भारतवर्ष मेरा है। और वहां पे कोई ऐसे बकवास करे जा रहा है। देखो, दूसरे पे कीचड़ उछलना बड़ा आसान होता है, खुद करके देखो ना। सर अभी मीडिया में लोग देख रहे हैं कि वॉर होने वाली है, वॉर ऐसे होगी, पाकिस्तान की आर्मी ऐसे तैयारी कर रही है, इंडियन आर्मी ऐसे तैयारी कर रही है। तो ऐसे तैयारी सही में हो रही होती है या ये मीडिया बना रही होती है? सो मैं तो ये कहूँगा, जो मैं देखता हूँ, मैं तो आई एम ऑल लाफ्स। मैं हंसता हूँ, मुस्कुराता हूँ वो देख के कि यहाँ से अग्नि 5 चलेगी, वहाँ से शाहीन चलेगी। ठीक है, वो जब चलेगी तब देखेंगे। पर जैसे आपने बोला प्रिपेयर्डनेस की, तो मैं आपको एक चीज़ बता सकता हूँ। इंडियन आर्म फोर्सेस आर रेडी 24/7। इतना जनता को, लोगों को, जो भी देखें, उनको ये विश्वास होना चाहिए कि इंडियन आर्म फोर्सेस 24/7 रेडी हैं। ऐसा नहीं हो सकता कि वी आर कॉट ऑफ गार्ड, कि हमें पता नहीं है, हम तैयार नहीं हैं, हम जा नहीं सकते। सारी चीज़ें इन प्लेस हैं। ठीक है, अगर पाकिस्तान वहाँ से छेड़ने की कोशिश भी करेगा, उससे पहले हम अटैक कर चुके होंगे। हम बहुत उसमें वेल ट्रेंड, वेल एक्सपीरियंस्ड एंड वेल प्रिपेयर्ड हैं। अब जो आप बोल रहे हो कि चीज़ें चल रही हैं, हाँ, एस्केलेशन हो रहा है। स्पेशली जब प्रधानमंत्री ने आके बोला कि जवाब दिया जाएगा। और कई बार ऑन अ लाइटर नोट, मुझे लगता है मीडिया जैसे बोलती है ना, सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, बालाकोट हो चुका है, अब मोदी क्या करेंगे? अरे यार, उनको जो करेंगे कर लेंगे, आप लोग टेंशन मत लो। आर्म फोर्सेस रेडी है, भारत सरकार का स्टैंड रेडी है, और वो किसी को नहीं पता, ना मुझे पता, ना किसी मीडिया हाउस को पता। ये प्रधानमंत्री को पता है, राष्ट्रपति को पता है, सेना चीफ्स को पता है, सीडीएस को पता है। ठीक है, उनको पता है, उनको जो करना है उनको करने दो। ठीक है, पर हाँ, वो कंप्यूटर गेम टाइप ना, वो मिसाइल विसाइल उड़ती है तो अच्छी लगती है टीवी पे, उसे देखिए, मुस्कुराइए। इंडियन आर्मी, इंडियन आर्म फोर्सेस हमेशा रेडी होती है, हम रेडी हैं। जिस दिन सरकार ग्रीन सिग्नल देगी, उस दिन आपको सब दिख जाएगा। सर अभी आप सर्विंग ऑफिसर नहीं हैं, लेकिन अगर युद्ध की स्थिति बनती है, वॉर होती है और अ, आपकी ज़रूरत पड़ती है सेना को, तो क्या ऑप्शन होता है वापस जाने का या कैसे होता है ये? ओके, इसके दो तरीके होते हैं। एक तो मैं आपको बताता हूँ, हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं बहुत अच्छे नंबर्स में हैं। ठीक है। और मैं नंबर्स नहीं बोलूँगा यहाँ पे, पर हम बहुत अच्छे नंबर्स में हैं, हम बहुत स्ट्रॉन्ग आर्मी हैं। लेकिन अगर एक जैसे आपने कई बार सुना होगा, हम बात करते हैं 2.5 फ्रंट या 3 फ्रंट वॉर। अगर उस टाइप की सिचुएशन आ जाती है और रिसोर्सेज उस हिसाब से कमिट हो जाते हैं, तो जो भी रिटायर्ड पर्सनल होते हैं, जवान हों, ऑफिसर हों, उनको एक रिजर्व कैटेगरी में रखा जाता है। ठीक है। मैं वो टाइम वगैरह नहीं बताऊंगा यहाँ पे, वो ठीक नहीं है। उस पीरियड में जो होते हैं उनको रिकॉल इमीडिएटली किया जा सकता है। उसके बाद आते हैं मेरे जैसे लोग, जो उस लिस्ट से अभी बाहर हुए हैं, तो हम वॉलंटियर कर सकते हैं, कोई भी आम नागरिक भी कर सकता है। और मैं ऑलरेडी वॉलंटियर कर चुका हूँ। जिस दिन मोदी जी ने ये स्टेटमेंट दिया कि वील डू समथिंग डिसाइसिव, मैं ऑलरेडी आर्मी चीफ को ईमेल भेज चुका हूँ। और आई एम नॉट अ वॉर मॉन्गरर, पर अगर ऐसी सिचुएशन आती है तो मेरा नागरिक होने का क्या फ़ायदा, एक वेल ट्रेंड सोल्जर होने का क्या फ़ायदा, कि अगर मैं अपने देश के लिए फिर से हथियार नहीं उठा पाऊँ। भूले थोड़ी हैं हथियार चलाना, अच्छे से याद है। शेर रिटायर हुआ है, शिकार करना थोड़ी भूला है। हाँ, कह सकते हो। वो भी वॉलंटरीली रिटायरमेंट लिए। हाँ। परफेक्ट है सर। सो इसके चांसेस कितने आपको लगते हैं? अगर ज़रूरत नहीं भी पड़ी, फिर भी अगर आप वॉलंटियर करना चाहते हैं, तो क्या बुला सकते हैं वो आपको? हाँ, एब्सोल्युटली, अगर देश को ज़रूरत क्योंकि आपके पड़ती है। स्ट्रैटेजी की ज़रूरत पड़ी है आपके या नहीं, देखिए, मैं इस पे एक बात बताता हूँ। जितने भी लोग हम लोग टीवी पे बोलते हैं, सारे रिटायर्ड ऑफिसर्स, हाँ, सब अच्छे हैं, सबका सम्मान है, लेकिन जो ग्राउंड पे काम कर रहा है, वो हमसे अच्छा है। उस पे विश्वास रखो। देश के हर नागरिक को उन पे विश्वास करना चाहिए, मैं करता हूँ। ठीक है। जो आज मेरी वाली ड्यूटी जो अफ़सर कर रहा है, वो मुझसे बेहतर कर रहा है। जब आप सर्व कर रहे थे तब जो आर्मी इंटेलिजेंस थी, क्या वो आप लोगों पर भी नज़र रखती थी? आप लोगों के भी कॉल्स को टैप किया जाता था, फ़ोन को टैप किया जाता था, रिकॉर्डिंग्स होती थी? एक्चुअली क्योंकि आपके टाइम चिट्ठियाँ तो होती नहीं थी, हम तो मोबाइल वाले हैं। मोबाइल वाले। वेल, एक्चुअली एक इंसिडेंट बताता हूँ। सिर्फ एमआई की नहीं, बहुत सारी सिक्योरिटी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हैं, और सारी इंटेलिजेंस एजेंसीज़ हर तरफ की इन्फॉर्मेशन रखती हैं। ठीक है। देखिए, अभी जैसे इंसिडेंट हुआ, तो पहलगाम में पाकिस्तान से लोग आए, उन्होंने करा, लेकिन कहीं अंदर के लोग कुछ ने सपोर्ट किया था ना। तो ये जो इनको हम बोलते हैं पीआईओज़,
पाक इंट ऑपरेटिव्स, पाकिस्तान इंटेलिजेंस ऑपरेटिव्स, ये एजेंट्स आते हैं, अलग अलग रूप में आपको मिलेंगे और कहीं भी घुस जाते हैं। उनको इन्फिल्ट्रेट ना करने दें, इसके सिक्योरिटी के चेक्स एंड बैलेंसेस हैं जो इंट एजेंसीज काम करती हैं। ठीक है। तो अब हम पे भी नज़र रखना ज़रूरी है, राइट, कहीं हम गलत तो नहीं है। मैं आपको एक इंसिडेंट बताता हूँ, इसमें MI का तो रोल नहीं था, पुलिस की कोई एक सिक्योरिटी एजेंसी थी, मैं नाम नहीं बताऊंगा। तो और उसमें वो सारे लोग मुझे जानते थे। कंगन टाउन उस टाइम पे सबसे एक्टिव था और मैं कंगन का टाउन कमांडर था, और पुलिस के साथ हमारे जॉइंट ऑपरेशंस चलते थे, स्पेशल फोर्सेस की टीम्स थी हमारे साथ, वो हम साथ में जॉइंट ऑपरेशंस किया करते थे और बहुत सारे ऑपरेशंस चल रहे थे। मैंने एक, मेरे पास सरकारी मोबाइल था, जो आपको बताया नंबर पब्लिक था, एक पर्सनल मोबाइल था जिस पे मैं घर या कहीं बात किया करता था। अब वो टैप होने लगा और किसी ने मुझे हल्की सी एक इन्फॉर्मेशन दी, कुछ बोला कि सर आप तो XYZ करते हो। तो मैंने कहा यार ये तो मेरा पर्सनल फ़ोन पे बात किया था, तो इसको कैसे पता चल गया? मैंने एक तीसरा फ़ोन लिया, वो रखा। उसके थोड़े दिन बाद एक ने मुझे बोला कि सर आजकल तो आप बहुत सारे खबरी बना रहे हो। तो मैंने कहा क्यों, क्या हो गया? बोलता है सर रात को देर देर तक आप खबरियों से बात करते हो। तो मैंने उसको बोला, मैंने कहा भाई एक पर्सनल मोबाइल तो छोड़ दो। सो होती है ये चीज़ें, बहुत सारी होती हैं, एंड जब आप गलत नहीं हो तो आपको किससे डरने की ज़रूरत नहीं है। तो आप ये कह रहे हैं कि अपने जवानों और अफसरों पर भी भारत में भी नज़र रखी जाती है और वो ज़रूरी है। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। देखिए, मैंने आपको बताया एक हनी ट्रैपिंग का सिलसिला शुरू हुआ। हम सब इंसान हैं, हम बहुत परेशान हैं, बहुत थके हुए हैं, बहुत एक्टिवली एंगेज्ड हैं। मैंने आपको बोला रोज रात को ऑपरेशन पे जा रहे हैं, हमें नहीं पता सुबह आएंगे कि नहीं। राइट। तो एक टाइम पे जब आप बहुत बोल्ड हो जाते हो कि यार मैं तो रोज मौत से खेल रहा हूँ टाइप्स, वो हो जाता ना, वहां पे कभी कभी आप केयरलेस भी हो जाते हो। करेक्ट। और दुश्मन हमेशा वो मौका देखता है कि आप कहाँ पे वीक हो और वहीं पे मारता है। तो अगर हम वेल इन्फॉर्म्ड हैं, हमें पता है, तो अगर हमारा कोई साथी या हम कोई भी, हम थोड़ा सा गलत डेविएट हो रहे हैं, अगर उसी टाइम पे चेक कर दिया तो हम बड़ी गलती करने से बच जाएंगे और हमारी सिक्योरिटी कॉम्प्रोमाइज़ नहीं होगी। तो आई थिंक जो करते हैं वो सही करते हैं, होना भी चाहिए। होना भी चाहिए। सर कश्मीरियों पे अक्सर ये कहा जाता है कि उनके दिल में एक सॉफ्ट कॉर्नर है पाकिस्तान के लिए, ज़्यादातर लोगों में। पर ये भी देखा गया है कि अगर लोकल्स का सपोर्ट ना हो तो शायद आर्मी को भी वहाँ पर ऑपरेशंस करने में बहुत दिक्कत आएगी। तो इसको कैसे बैलेंस करते थे आप लोग? कैसे वहाँ के लोगों को साथ में जोड़ कर रखना? किसी की घर वापसी करानी हो कि भैया तुम्हारा बच्चा अगर गलत रास्ते पे जा रहा है तो उसको समझाना, कोई टेररिस्ट को अगर वापस से मेन स्ट्रीम में आना है तो उसको वापस से लाना, ये सब कितना आसान था और क्या अभी भी हो रहा है? पहले के मुकाबले में ज़्यादा हो रहा है, कम हो रहा है? देखिए, इसको मैं थोड़ा आपको ऐसे बताता हूँ कि जब हम ऊपर से देखते हैं ना, तो सब ऐसे लगता है, अभी जैसे न्यूज़ आ गई कि कश्मीरी लोग शामिल थे उन टेररिस्ट को लाने के लिए। ये बात सच है, लेकिन ये भी सच है कि कश्मीरी ही थे जिन्होंने इन्फॉर्मेशन दी और टेररिस्ट को ठोका। सो नाउ आप ऊपर ऊपर से देखोगे ना, सरफेस से, तो क्लियर नहीं होगा। देन यू हैव टू टेक अ डीप डाइव। ठीक है। यहाँ पे राष्ट्र राइफल्स का और जम्मू कश्मीर पुलिस, इनका रोल सबसे इंपॉर्टेंट हो जाता है। राष्ट्र राइफल्स को एक इंस्टीट्यूशनल हिस्ट्री है, उनका एक इंस्टीट्यूशनल DNA बन गया है। तो आज जब मैं या कोई भी ऑफिसर राष्ट्र राइफल्स में जाता है तो वो आज से नहीं सीख रहा है, वो 80s से सीख रहा है, 90s से सीख रहा है कि 90s में क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, कैसे इवॉल्व करा हमने। तो आपके पास पूरी वो हिस्ट्री है। जो जम्मू कश्मीर पुलिस है वो वहाँ के लोकल हैं, उनको वो इन्फॉर्मेशन इनग्रेन्ड है उनके अंदर। तो जब आप डीप डाइव मारते हो तो आपको पता चलता है कि कश्मीरी जो सोसाइटी है वो वैसी ही सोसाइटी है जैसे हमारी दिल्ली में है। उसमें हर तरह का इंसान मिलेगा, गुड, बैड, अगली, सुपर अगली और वेरी गुड, सब कुछ मिलेगा जी। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज यू हैव टू सेपरेट वीट फ्रॉम द शाफ। राइट। तो वो अलग करना पड़ेगा आपको। तो एक डंडे से, मतलब वन साइज फिट्स ऑल वाली जो कहानी होती है ना, वो नहीं होती है। जब आप डीप डाइव करते हो, आप वहाँ पे पोस्टेड होते हो, आप लोगों से मिलते हो, बात करते हो, आपको पता चलता है क्या हो रहा है। जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूं इसमें, मैं राष्ट्र राइफल में था और मैं कंगन का टाउन कमांडर ड्यूटी कर रहा था उस टाइम पे। एक दिन हमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिली कि एक घर है बिल्कुल फ्रिंज पे जंगल के साथ, और बड़ा सा घर है, उस घर में टेररिस्ट है। ठीक है। जब ये मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, उससे ठीक पहले दिन में मैं एक स्कूल में गया था और छोटे बच्चों से इंटरेक्ट करके आया था। इंटरेक्शन करा, छोटे छोटे बच्चे थे, 2, 4, 5 साल वाले। और वहाँ से मैं निकल के सुबह अर्ली मॉर्निंग 2, 3 बजे हम गए, हमने कॉर्डन लगाया, घर को जाके नॉक करा,
बुजुर्ग को बाहर बुलाया, उनको बोला कि आपका घर सर्च करना है, सारे लोग बाहर आ जाएं, सारे आदमी इस तरफ, लेडीज इस तरफ, ऐसे बैठ जाएं। आए, सब लोग बैठ गए। तो मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा सब लोग आ गए? बोलते साहब एक बच्ची रह गया है, वो आ रहा है। मैंने कहा ठीक है, उसको बच्ची को बुलाओ, उसको भी निकाल लो बाहर, अंदर कोई घर का लोग नहीं होने चाहिए। जब वो बच्ची आई, आप इमेजिन कीजिए सुबह सुबह आप सो रहे हो, आपको 4 बजे किसी ने उठा दिया, तो आप 2 गाली तो दे ही दोगे। अब ये बच्ची आती है, आंखें मलती हुई, छोटी सी बच्ची, एंड घर वो रेस्ड है, 3-4 सीढ़ियाँ हैं, मैं नीचे खड़ा हुआ हूँ सामने वेपन लेके अपना। वो बच्ची आती है, आंखें मलते हुए मुझे देखती है और मुझे देख के बोलती है गुड मॉर्निंग सर। मैं उसको देखा, इतनी छोटी सी बच्ची, 5-7 साल की टाइप, एंड ऐसे उसने हाथ खोले, तो मैंने उस बच्ची को उठाया गोदी में। वो बोलती सर कल आपको स्कूल में देखा था। सो नाउ ये भी एक पार्ट ऑफ सोसाइटी है। एब्सोल्युटली। यहीं से तो पाकिस्तान को प्रॉब्लम हुई। आप समझो असली प्रॉब्लम कहाँ से आई है, कि अब कोई टेररिस्ट नहीं बन रहा बच्चा। पाकिस्तान सिंपैथाइजर्स, जो हम बात यहाँ से शुरू की थी, कि वो तो अब बच्चे नहीं है ना, कम होते जा रहे हैं। कश्मीरी अपने घर में खुश है, और पाकिस्तान को यहीं तो पेट में दर्द है कि अपना इंटरनल जो प्रॉब्लम उनका चल रहा है उसको सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं। राइट। तो माइंड डाइवर्ट कर दो। सर, गोली मारने से पहले आप लोगों को परमिशन लेनी पड़ती है किसी से? देखिए, जब आप एक ऑपरेशनल एरिया में पोस्टेड होते हैं, मैं एज अ ऑफिसर बता रहा हूँ अभी आपको, आपके पास एक एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है और आपका एक रोल डिफाइंड होता है। जैसे जब मैं राष्ट्रीय राइफल्स में पोस्टेड हूँ, मैं एक कंपनी कमांडर हूँ, मेरा एक कंपनी AOR, एरिया ऑफ रिस्पॉन्सिबिलिटी है, और उसके अंदर मेरा काम बिल्कुल क्लियर है, एंटी टेररिज्म ऑपरेशंस मुझे करने हैं। ठीक है। तो अगर मेरे सामने टेररिस्ट आ रहा है, मेरे पास भारत सरकार ने पावर दी हुई है, मुझे अधिकार और जिम्मेदारी दी हुई है, मेरी चार्टर ऑफ ड्यूटीज़ है, मेरे को हथियार और एमुनिशन दिया है, मैं किसी से क्या पूछूंगा? इट्स वेरी सिंपल। मेरे को ट्रेनिंग दी हुई है, मुझे जुडिशियसली डिसाइड करना है और एक्शन लेना है, और हमारा एक्शन बड़ा सिंपल होता है, टेररिस्ट को न्यूट्रलाइज करना। तो वो आएगा, हम उसको ठोकेंगे। पर किसी अगर से पर अगर वहीं पर सिविलियंस को कोई कैजुअलिटी हो जाती है, उनको गोली लग जाती है तो? यहाँ पे आता है मेरा जुडिशियस माइंड, जो मुझे ट्रेनिंग मिली है कि आई हैव टू आइडेंटिफाई फ्रेंड और फो। ये एक बेसिक ड्रिल होती है इंडियन आर्मी में, कि आप, मैंने बोला भी था कि सिर्फ 2 ही चीज़ जानते हैं हम, दोस्त या दुश्मन। दोस्त है तो ठीक है, दुश्मन है तो भी ठीक है। और इसमें क्या होता है ना, कि आपको बस प्रॉब्लम एक होती है कि जो ये डिसीजन होता है, ये बड़ा स्प्लिट सेकंड डिसीजन होता है। तो यू हैव टू बी वेरी थरो, यू हैव टू बी ट्रू टू योर ट्रेनिंग, और आइडेंटिफाई करो। एंड राष्ट्रीय राइफल्स में तो क्लियर है, बस ठोको। कभी ऐसा हुआ है कि किसी टेररिस्ट को आप लोगों ने घेर लिया हो और फिर उसने माफ़ी मांगी हो और फिर आप लोगों ने उसे छोड़ दिया हो, राष्ट्रीय राइफल्स ने? देखो, राष्ट्रीय राइफल्स, हम कौन होते हैं किसी को छोड़ने या माफ़ करने वाले? वो तो ऊपर वाला करेगा। हम सिर्फ उसकी हेल्प कर सकते हैं कि अगर तूने गलत किया है, माफ़ी मांगनी है, तो तुझे वहाँ भेज देते हैं, तो माफ़ी मांग लेना। सो भगवान के पास भेज दो, भगवान माफ़ करेगा। नहीं, वो भगवान के पास नहीं जाते वो। अच्छा, ठीक है। ठीक है। कोई ऑपरेशन आपको ऐसा याद आता है जब आप लोग घिर गए हो और आपको लगा हो पर्सनली कि भाई अब तो गए, अब बहुत डिफिकल्ट हो जाएगा, यहाँ से नहीं बच सकते? नॉट एग्जैक्टली कि हम घिर गए हों। एक्चुअली हमसे जो पहले वाले थे ना, उन्होंने इतनी सफाई कर दी थी कि हमें घेरने लायक नंबर्स नहीं बचे उनके टेररिस्ट के। पर एक ऑपरेशन हुआ जिसमें हमने एम्बुश लगाया था और टेररिस्ट आए। वो बड़ा अच्छा सा ऑपरेशन हुआ था। बेसिकली मैंने एक कवर लिया हुआ था एक पत्थर के पीछे, मैं और मेरा बडी थे। तो मेरे बडी को मैंने बताया हुआ था कि 4-5 टेररिस्ट होने चाहिए, तो काउंट करना। तो ये भी बड़ा टेक्टिकली आते हैं गैप्स रखते हुए। तो मेरा बडी मुझे धीरे धीरे बता रहा था कि सर साहब 1 आ गया। मैं ओके आने दो। बोले 2 आ गए, आने दो। उसके बाद जब तीसरा आया, और मैंने सोचा हुआ था जब थर्ड आएगा तो वो लगभग सेंटर ऑफ द ग्रुप होगा, जब थर्ड दिखने लगा तब पोजीशन लेके फायर करूँगा। उसने जब थर्ड बोला तो मैंने पोजीशन ली और हमने फायरिंग शुरू करी। पर वो इतना गैप रख के आ रहे थे, वो भी लश्कर के थे, इतना गैप रख के आ रहे थे वो लोग कि जो पहला वाला था वो बहुत क्लोज आ गया था, मुश्किल से 10-12 मीटर दूर होगा। एंड उसने नीलिंग पोजीशन लिया और सीधा मेरे पे फायर करना शुरू किया। उस टाइम तो ज़्यादा महसूस नहीं हुआ, फायरिंग वगैरह चली, मैं लेट के पोजीशन में था, लाइंग पोजीशन में। फायर फाइट चली, उनमें से एक टेररिस्ट मरा, बाकी वो भागे और बड़ा अच्छा सा फायर फाइट हुआ। तब तक कुछ नहीं हुआ, ज़्यादा डर वर महसूस नहीं हुआ। ऑपरेशन ख़त्म हुआ, जब दिन निकला सुबह तो मैंने देखा कि जो पत्थर था
वो एक्चुअली बहुत छोटा पत्थर था, रात में महसूस नहीं हुआ। और उस टाइम पे जब मैं फायर कर रहा था तो मेरे को ना काफ़ी डस्ट आ रही थी मुंह पे। तो कई बार क्या होता है जब आप फायर कर रहे होते हो ना तो आपके फायर से भी डस्ट आ जाती है। ठीक है। लेकिन जब सुबह देखा तो वहाँ पे राउंड घुसे हुए थे मिट्टी में, तो लगा कि इट वाज वेरी वेरी क्लोज। करेक्ट। एंड गोली लगती है सीधी मुंह पे लगती। तो पहले 1 सेकंड के लिए तो थोड़ा-सा डर लगा कि यार इट वाज वेरी क्लोज। पर सेकंड थॉट आया कि यार अगर मैं मर गया होता तो गोली मुंह पे लगती। साला ओह। पेपर में फोटो अच्छा नहीं आता। राष्ट्रीय राइफल्स का पत्थरबाजों से कैसा इक्वेशन था? कैसे वो टैकल करते थे? आपने बहुत पत्थरबाजी देखी होगी अपने टाइम पे। हमने बहुत अच्छा वाला एक्सपीरियंस देखा है। ओके। जब पत्थरबाजी वगैरह चल रही थी तो हमारे राष्ट्रीय राइफल्स के ऊपर ज़्यादा कभी मेरे ऊपर पर्सनली पत्थर नहीं आया। ओके। एक बार आया था बहुत पहले, उसके अलावा कभी नहीं आया। और मेरी गाड़ी को कभी किसी ने पत्थर नहीं मारे। शायद मेरी इमेज अच्छी थी लोकल्स के बीच में। लेकिन एक बार एक इंसिडेंट हुआ था 2010 में, कंगन टाउन के अंदर काफ़ी हंगामा, काफ़ी पत्थरबाजी चल रही थी। एंड मोस्टली जो ये हो रहा था वो हमारी जो लोकल सीआरपीएफ बटालियन थी उनका और सिविलियंस का ये चल रहा है। ठीक है। तो वहाँ पे हमें रिक्वेस्ट करी गई कि आप आओ। तो हमारे कमांडिंग ऑफिसर थे, उन्होंने बोला कि ठीक है वहाँ पहुँचते हैं। तो अब कंगन टाउन था तो सारी हैपनिंग एक्टिविटीज़ वहीं होती थी। ठीक है। मैं भी पहुँचा, सारे ऑफिसर्स पहुँचे, कमांडिंग ऑफिसर पहुँचे और वहाँ पे एसएचओ भी पहुँचे। एसएचओ लोकल थे वहीं के। तो वहाँ पे ये सब बात चली तो एसएचओ बीच में आए, उन्होंने लाउड स्पीकर पे बोला कश्मीरी में सबको कि शांत हो जाओ, ये मत करो। फिर उन्होंने हिंदी उर्दू में बोलना शुरू किया जिससे हमें भी समझ में आए। ठीक है। तो वो आए और आके बोले सारे लोगों को कि रुक जाओ, इनको पत्थर मत मारो, ये सीआरपीएफ भी हमारी है। और वो बीच में हीरो की तरह आए और आके सामने पूरी भीड़ खड़ी है गांव के लोग और उनको देखते हुए बोले ऐसे स्पीकर पे कि इनको मत मारो, ये हमारे हैं और अगर तुम्हें मारना ही है तो मुझे ही मारो। पीछे से एक लड़का चला, इसी को मारो उस साले को। उसने एक पत्थर मारा फेंक के, एसएचओ को लगा, एसएचओ भागा, बोलता है सर मारो सालों को, मैं जा रहा हूँ। बट उसके बाद फिर हमारे कमांडिंग ऑफिसर वहाँ पे थे, हम लोग थे, तो भीड़ ने हमारी बात सुनी। तो ये एक राष्ट्रीय राइफल्स की एक इमेज है जो हमारे सीनियर्स ने बनाई और हमें उसका फायदा मिला। सर, पत्थरबाजों को कंट्रोल करने के लिए मेजर गोगोई का वो एक उन्होंने जो एक बंदे को एक ह्यूमन शील्ड जीप से बांधा, उसको बहुत क्रिटिसाइज किया गया। आप मेजर गोगोई को मिले? मेजर गोगोई मेरे जूनियर हैं ओके। और मैं उनके बारे में जानता हूँ। तो इस चीज़ को कैसे देखा आपने, आपके हिसाब से? वो सिचुएशन थी, उन्होंने किया सही? मैं आपको एक चीज़ बताता हूँ, एक चीज़ समझना बहुत ज़रूरी है। प्लीज़। आज हम यहाँ रूम में बैठे हैं, मैं आपको कुछ भी एनालिसिस करके बोल सकता हूँ। मैं मेजर गोगोई को सही भी बोल सकता हूँ, गलत भी बोल सकता हूँ। पर वहाँ पे ऑन द स्पॉट आप जिस सिचुएशन में हो जहाँ पे आपके कुछ आई थिंक बीएसएफ या सीआरपीएफ के जवान थे जो फंसे हुए थे और मेजर गोगोई से उन्होंने रिक्वेस्ट करा कि सर हमें निकालो। और मेजर गोगोई के लिए उस टाइम पे मैं समझता हूँ प्राइमरी टास्क था कि उनको कैसे भी बचा के लाऊं विदाउट यूजिंग फायर। ये अब बहुत क्रिटिकल है क्योंकि अगर आप फायर यूज करते हो वो सिविलियन लड़के मरेंगे। अगर किसी को गोली मारी होती गोगोई ने तो आज सब उसको बोल रहे होते कि गोगोई तो वो तो इंडियन आर्मी तो राक्षस है। 1 सेकंड लगता है ना जीप चलाने में। सही बात। उसने अगर किसी को बांधा जीप पे तो उसने किसी को मारा नहीं ना। आप उस पॉइंट से सोचो। आप ये क्यों सोच रहे हो कि ह्यूमन शील्ड उसने अपने लिए बनाई? उसने अपने लिए नहीं बनाई। करेक्ट। वो था इसलिए पत्थर नहीं आया तो गोली नहीं चली, वरना गोली चल सकती थी। तो उस टाइम पे उस ऑफिसर ने किस सिचुएशन में क्या डिसीजन लिया उसके पॉइंट ऑफ व्यू से सोचना बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अब अगर इसको मैं अपने टाइम से कंपेयर करूं, ठीक है, तो जब मैं था वहां पे और ये पत्थरबाजी चल रही थी तो एक दिन लड़कों ने पूरा ना जाम वाम कर रखा था रोड्स पे और हमें एक कॉन्फ्रेंस के लिए जाना था। तो मैं कंगन से जैसे निकला तो कुछ लड़के थे, अच्छा मैं वहाँ पे ऑलरेडी था तो लोग मुझे जानते थे। लोग जानते थे मैं ऑपरेट कैसे करता हूँ, लोग जानते थे कि मैं किस चीज़ को कितना सीरियस और कितना मजाक में लेता हूँ। ठीक है। सो मेरे एक इमेज बिल्ट है एरिया में। मैं वहाँ से जाता हूँ तो वहाँ पे कुछ लड़के खड़े हुए हैं, उन्होंने टायर वगैरह रोड पे जलाया हुआ है। मैं वहाँ पे आता है, मेरी गाड़ी पहुँचती है वहाँ पे, वो लड़के हैं वहाँ पे, वो चिल्ला रहे हम क्या चाहते हैं आज़ादी। मैंने अपने ड्राइवर को बोला तू गाड़ी रोक। मैं बिना वेपन के मैं गाड़ी से उतरा,
लेकिन मेरी क्यूआरटी थी, मेरे बडीज़ थे, मतलब ऐसा नहीं कि मैं केयरलेस था, मेरी बडी मेरा प्रोटेक्शन है साथ में। मैं बिना हथियार के गया, उन लड़कों के पास गया, उनको थोड़ा-सा खिसकाया, 2 लड़कों के गले में हाथ डाला। मैंने कहा, "क्या माँग रहे हो?" लड़के शांत हो गए। फिर एक लड़का बोला, "हम क्या चाहते?" तो मैंने कहा, "मेरे से ही लेगा भाई, मैं आज़ादी जेब में लेके घूम रहा हूँ, साले मेरे से ही लेगा।" मैंने कहा, "अगर तेरे को आज़ादी चाहिए तो जिसके पास है उससे जाके माँगना, यहाँ नौटंकी क्यों कर रहा है?" बोलता है, "नहीं सर, हम क्या करें?" मैंने कहा, "देख, तेरे को जो नौटंकी करनी है ना, मेरे एरिया में नहीं चाहिए, वरना तू नौटंकी अभी करेगा, तुझे आज़ादी मिले कि नहीं पता नहीं, पर रात को मैं तेरे में आज़ादी बहुत सारी डाल दूंगा।" द मैसेज वॉज क्लियर। मेरे पूरे टाइम पे उसके बाद एक भी गाड़ी पे कोई पत्थर नहीं आया, एक भी घर की खिड़कियाँ नहीं टूटी, और वो लड़के मेरे से बड़े प्यार से बात करते थे और मुझे बहुत ज़ोर-ज़ोर से जय हिंद बोलते थे सड़क पे जब मैं निकलता था। तो कैसी सर्कमस्टेंसेस थी और क्या था, उसके अकॉर्डिंग होगा। उसके अकॉर्डिंग। पर अगर आप ये सोचो कि वो लड़के टेररिस्ट टाइप होते और मैं अगर अकेला होता, जैसे पुलिस के 1-2 जवान थे वहाँ पे, और मुझे वो रोक लेते और कोई दूसरा ऑफिसर मुझे बचाने आता, तो उसकी प्रायोरिटी क्या होती? सही बात है। क्योंकि हम बाकी सारे सिक्योरिटी फोर्सेस वाले जो भी हैं, उनको हम अपना भाई समझते हैं। ठीक है। तो अब ये सोचना चाहिए जो भी कमेंट करते हैं कि अगर आपके भाई को ऐसे भीड़ ने रोका होता, आपका माइंडसेट क्या होता? करेक्ट। सर, एक खबर आ रही है कि पाकिस्तानी आर्मी में मास रेजिग्नेशन हुआ है। बहुत सारे बड़े अफसर हैं या जिस भी लेवल के हैं, वो छोड़ के जा रहे हैं या ट्रांसफ़र मांग रहे हैं या निकल रहे हैं, देश से भी निकल रहे हैं। आर्मी चीफ की भी फैमिली को लंदन शिफ्ट कर दिया, ऐसी भी खबरें आई। फिर बीच में शायद शहबाज शरीफ की भी खबर आई। आई डोंट नो कितनी रियल न्यूज़ है या फेक न्यूज़ है कि उनको टट्टियाँ लग गई हैं। आई मीन, ये कैसे देखते हैं आप ये? देखो, ये सही चीज़ है, वो समझदार लोग हैं जो ये कर रहे हैं। उनको पता है कि भारत सरकार ने खुला बोल दिया है, ठीक है? और मीडिया और उनको डरा रही है। हमारी मीडिया बोल रही है कि सर्जिकल स्ट्राइक हो चुकी है, बालाकोट हो चुका, अब कुछ बड़ा होगा, बड़ा होगा। वो सोच रहे हैं कि इंडिया अटैक करेगा। तो उनका भागना जायज़ है यार। उनको पता है अब 2 ऑप्शन है, या तो मार खाओ या भाग जाओ। तो उन्होंने कहा ईज़ी क्या है? भाग जाओ। और नेचर में क्या है? और नेचर में क्या है? भाग जाओ। भाई देखो, उनकी असलियत है। 93,000 सोल्जर्स ने जनरल नियाज़ी के साथ सरेंडर किया था। उन्होंने अपने पैंट खोल के नीचे उतारे थे ना। उसको हथियार रखना नहीं बोलते, उसको पैंट खोलना कहते हैं, नंगा होना बोल। नंगा होना बोलते हैं। तो पाकिस्तानी आर्मी की वो उनके डीएनए में आ गया है। वो ज़्यादा वेस्ट भाग रहे थे, तो वेस्ट से यही सीखोगे तुम। जब अंदर नहीं था कूदा तो भारत में क्यों कूदा? हाँ, मैं थोड़ा गंदा बोलने वाला था, पर अच्छा है आपने सही बोल दिया। नहीं सर, बोलिए ना प्लीज़, बीप कर देखो, दूँगा। मैं अभी वो आजकल सोशल मीडिया बहुत देखते रहते हैं ना, हाँ इंस्टाग्राम। जी, हाँ जी। तो पाकिस्तान के बच्चे बहुत सारे डाल रहे थे। तो किसी ने बोला कि ऐसा बम आएगा, इंडियन आर्मी आएगी तो ये होगा, वो होगा। तो किसी ने बोला कि इंडियन आर्मी आएगी तो उनकी पैंट फट जाएगी। मैं वो खाली पैंट नहीं, और भी बहुत कुछ फट सकता है, संभाल के रखना। सो वहाँ के यूथ को, वहाँ की अभी करंट जनरेशन को आप कैसे देखते हैं? क्योंकि इससे पहले वाले जो लोग थे वो तो सिर्फ बह जाते थे, जो नैरेटिव पाकिस्तानी आर्मी सेट करती थी, वही वहाँ के पॉलिटिशियंस को भी सेट करती थी, वहाँ की सरकार को भी पाकिस्तानी आर्मी और आईएसआई ही चला रही है। तो यूथ को जो मैसेजिंग देती है वो यूथ अभी भी फॉलो करता है? आप पाकिस्तान में किसी से टच में हो? कभी किसी से बात होती है? कोई फ्रेंड्स वहाँ पे? नॉट रियली। कोई फ्रेंड तो मेरा ऐसे वो नहीं है। नैरेटिव मान लेते हैं पाकिस्तानी आर्मी का कि भाई यार उनमें अकल कहाँ है? अगर उनमें अकल होती यार, उनके चीफ में अकल नहीं है। मैं उनके चीफ का एक कोई एड्रेस था, वो सुन रहा था सोशल मीडिया पे, तो वो बोलता है कि अपने बच्चों को बोलो कि हिस्ट्री सीखें। अबे तुम्हारी हिस्ट्री है कहाँ? थोड़ा सा हिस्ट्री में जाओगे तो पता चलेगा पापा हैं, राइट? ऑफशूट तो हमारे ही हो ना, तो कहाँ कौन सी हिस्ट्री में जाओगे तुम? मैं किसी को बोल भी रहा था कि यार 2-4 पीढ़ी पीछे जाओ तो तुम हिंदू निकलोगे। तुम्हारे ग्रेट ग्रेट ग्रैंडफादर हिंदू होंगे। प्रेजेंट आर्मी चीफ है वो इंडिया में पैदा हुआ था, पंजाब में, ठीक है? तो जिसके पेट से पैदा हुए तुम साले उसके सगे नहीं हो, तुम किसके होगे? और तुम्हारे बच्चे हिस्ट्री कौन सी पढ़े? 99 में तुमने अपने सोल्जर्स को डिसोन करा, ये पढ़े? 71 में तुमने पैंट उतारा, इसको पढ़े? या तुम अब भी हिंदुस्तान के टुकड़े करना चाहते हो, इसको पढ़े? या ये पढ़े कि शिमला एग्रीमेंट में कैसे आके इंदिरा गांधी जी के पैरों में लेटे हुए थे लोग?
या आज तुम्हें कैसे डर लग रहा है और मोदी जी को चिट्ठी भेज रहे हो, साहब हमने नहीं किया, हमने नहीं किया। तो तुम्हारी क्या हिस्ट्री पढ़े यार, तुम्हारी हिस्ट्री में है क्या? हिस्ट्री में जाओगे तो हिंदुस्तानी मिलेगा। परफेक्ट। सर आपका यूट्यूब चैनल भी है, आप उस पर वीडियोस डालते हैं, यूथ को कोई सवाल होता है या डाउट होता है तो उसको आप क्लियर करते हैं। सो आज के टाइम में आप कैसे देख रहे हैं यंगस्टर्स को, भारत के यंगस्टर्स को, जेनजी को क्या करना चाहिए जिससे वो मेंटली और फिजिकली थोड़ा फिट रह सकें? क्योंकि आप जैसे जो सोल्जर्स रहे हैं वो उनको राइट गाइडेंस दे सकते हैं, तो क्या जनरली आपका इनपुट रहता है? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बता दूं, जो अभी जेनजी या मेरे को नहीं पता जनरेशन कैसे कैसे डिसाइड करते हैं, पर जो अभी बच्चे हैं ना हाँ, 12th जेनजी कर नहीं रहे बोलना चाहिए, मतलब जी, मतलब फिर तो लास्ट हो गया ना, फिर लास्ट हो गया। उसके बाद क्या नहीं आ रहा कोई? ठीक है। तो अभी जो स्कूल में पढ़ रहे हैं, कॉलेज में पढ़ रहे हैं, बहुत इंटेलिजेंट हैं, बहुत शार्प हैं और अपना ब्रेन बहुत यूज़ कर रहे हैं। करेक्ट। बस प्रॉब्लम ये है कि मोबाइल पे ज़्यादा यूज़ कर रहे हैं। तो मैं उनको सिर्फ ये बोलना चाहता हूँ कि उनको सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है, थोड़ा सा गाइडेंस और डायरेक्शन, दैट्स इट। मुझसे इतने सारे बच्चे बात करते हैं, इसीलिए मैंने अपना यूट्यूब चैनल बनाया, मेरे ही नाम से है, मेजर LSC। तो उस पर बेसिकली क्या है, बच्चे इतने सारे क्वेश्चन पूछ रहे थे ना, तो मैं कहा एक कुछ बनाता हूँ, क्योंकि जब आप सोच के बनाते हो तो आप ज़्यादा अच्छा बना देते हो कि बच्चे उसको एक्चुअली यूज़ कर पाएँ। ठीक है। तो वो गाइडेंस मिले। एंड जैसे हर कोई आर्मी में नहीं जा सकता, हर कोई पुलिस में नहीं जा सकता, राइट? लेकिन डिसिप्लिन, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, ये हर किसी को चाहिए। सही बात है। आप चाहे कुछ भी करो, आपको चाहिए। सही बात है। तो ये मैं अपना एक छोटा सा एफर्ट डाल रहा हूँ कि एक मेरा छोटा सा कंट्रीब्यूशन इनके लिए, मेरे छोटे भाई बहन हैं, इनको ये कंट्रीब्यूशन मेरा है कि आपको एक जगह मिल रही है जहाँ से आप स्टार्ट कर लो। करेक्ट। आपको थोड़ी सी गाइडेंस मिल जाए, ठीक है। अरे यार बात कैसे करनी है, खड़ा कैसे होना है, राइट? छोटी छोटी चीज़ें, एटिकेट्स ले आओ, क्योंकि हिंदुस्तान हज़ारों साल से एग्जिस्टेंस में है। राइट। हमें दुनिया में किसी और को देखने की ज़रूरत ही नहीं है। हम सिर्फ अपने आप को पहचान लें तो हम ऑटोमेटिकली महान बन सकते हैं। स्वामी विवेकानंद से महान कौन था? उन्होंने क्या जाके इंग्लिश हिस्ट्री पढ़ी? उन्होंने हिंदुस्तान पढ़ा जी। और हिंदुस्तान पढ़ के वो इतना ज्ञान आया कि पूरी दुनिया को ज्ञान दे के आए। तो हम अपने आप ही अपने हिंदुस्तान के अंदर देखें ना, सब कुछ है जी। तो मेरा एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन है अपने छोटे भाई बहनों के लिए, नेक्स्ट जनरेशन के लिए, कि वो कुछ देखें और अपनी पर्सनैलिटी और अच्छी बनाए, हिंदुस्तान और चमक के आए। मेरा थोड़ा सा कंट्रीब्यूशन रहे। थैंक यू वेरी मच सर उसके लिए भी, और थैंक यू इस पॉडकास्ट के लिए। जाने से पहले प्लीज़ इस वक्त देशवासियों को आप क्या बोलना चाहेंगे, क्योंकि बड़ा ही ऐसा मौका है जहाँ पर एक मिस इन्फॉर्मेशन, एक गलत अफवाह बहुत सारी चीज़ें डैमेज कर सकती है देश के अंदर। बाहर तो बहुत सारी चीज़ों से हम लड़ ही रहे हैं, तो इस पे क्या मैसेज होगा? क्योंकि पहलगाम वाले उस हादसे के बाद, उस अटैक के बाद से लोगों में गुस्सा भी है, लोगों में डर भी है और बदला लेने की भावना भी है। तो क्या कहना चाहेंगे जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं? देखिए, जो ये हुआ है उसके लिए आप इमोशनल हो रहे हैं, कोई गलत बात नहीं है, इमोशनल होना चाहिए। लेकिन एट द सेम टाइम मैं आपको ये अश्योर कर सकता हूँ कि भारत सरकार है और भारत के आर्म फोर्सेस हैं, इस पे आप पूरे तरीके से विश्वास कर सकते हो और आपको करना चाहिए। हिंदुस्तान हर चीज़ के लिए हमेशा से तैयार था, है और हमेशा रहेगा। जस्ट हैव दैट फेथ और कोई भी इमोशनल एक्शन लेने की आपको ज़रूरत नहीं है। जय हिंद। थैंक यू वेरी मच मेजर LS चौधरी, आप हमारे साथ इस पॉडकास्ट पे आए, बहुत सारी बातें हमें सीखने को मिली। आपकी जैसी एनर्जी है वो उसको बरकरार रखें और यूथ को ऐसे ही आप इंस्पायर करते रहें। एंड गाइस प्लीज़, इस एपिसोड में बहुत सारी चीज़ें सीखने लायक हैं, इसलिए अपने दोस्तों से, फैमिली से, फ्रेंड से इसे ज़रूर शेयर करिएगा और हमारे चैनल को भी ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। जय हिंद सर। जय हिंद।